हाँ जी। हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आप सब लोगों का वेलकम प्रयास जेई 2.0 में। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे, होमवर्क जो दिया वो भी अच्छे ढंग से किया होगा। तो बताइए फिर क्या हाल चाल है आप लोगों के। गुड मॉर्निंग, नमस्कार सब लोगों को। सब बढ़िया हो, एकदम मस्त। हाँ जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अरे कल वाली क्लास हो तो गई थी 2 घंटे की। फिर कल वाली 2 घंटे क्लास हो गई थी, इसलिए 8:30 से नहीं करी आज, है ना। कल ले ली थी एक्स्ट्रा, है ना। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार। हम तो बहुत बढ़िया हैं जी। आप बताइए क्या हाल है आपके। मैं तो बहुत ही अच्छा हूँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हम्म। रिवाइज किया है सब कुछ बढ़िया से, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, है ना, है ना, है ना। बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। करें फिर, स्टार्ट करें क्या। लास्ट क्लास में जहां से खत्म किया था हम लोगों ने, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स आखिरकार निपटाई दिया था कल, है ना। सिग्मा लिगेंड, पाई लिगेंड क्या होते हैं, फिर उसके बाद पाई एक्सेप्टर, पाई डोनर, सिग्मा डोनर, पाई एक्सेप्टर, सारा सब कुछ कहानी हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख ली थी। क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल लिगेंड्स, और क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल लिगेंड्स आपको बहुत काम में आने वाला है जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट होता है, तो कम क्वेश्चन पूछता है, लेकिन भाई एडवांस में तो भर भर के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। हाँ जी, चले करें फिर, स्टार्ट करें सेशन को, किया जाए स्टार्ट। यस, मॉर्निंग, नमस्कार। चलिए जी, हाँ सब बढ़िया है भाई, सब बढ़िया है ना। मैं भी बढ़िया हूँ, और जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं वो भी बढ़िया है ना। हाँ, मैं समझ जाता हूँ तुम्हारे दिल की बात। ठीक है, करें करें स्टार्ट करें फिर। चलिए फिर, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन दिए थे वो क्वेश्चंस करेंगे। आज हम लोग कॉम्प्लेक्सेस को क्लासिफाई करेंगे ना, कॉम्प्लेक्स को क्लासिफिकेशन करेंगे। क्या बात कर रहे हो, हाँ ये भी करेंगे आज। और आज हम लोग आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर भी करने वाले हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। एक बहुत ही आसान सा टॉपिक है, निहायत ही इजी, है ना, बहुत आसान। अरे यार तुम्हारा सुबह सुबह क्या हो जाता है ये माइक का। हाँ ठीक है, अब ठीक आएगी। अरे अभी ठीक आएगी आवाज, ठीक है ना। हाँ अब ठीक आ जाएगी। वॉइस क्रैक। चलो जी आओ, लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस दिए थे तुम्हें आप लोगों को। आइए, एक क्वेश्चन दिया था बढ़िया सा, है ना। इसमें हो सकता है आप लोगों ने, कई लोगों ने मात खाली हो। अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट द पाइप बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इसमें से कौन सा सब्सटेंस ऐसा है, कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो पाई बॉन्डेड नहीं है, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। इसका मैं पोल देना चाहता हूं आप लोगों को, है ना। 30 सेकंड का मैं पोल दे रहा हूं आपकी स्क्रीन पर है, ये वाला पोल करो देखे। हाँ हाँ हाँ, पोल आएगा पोल आएगा। यस यस यस। ब्लूटूथ लगा लो। अरे यार मेरे हाथ में नहीं है ना ये ब्लूटूथ, मैं कहां से लगा लूं, इस स्टूडियो पे ब्लूटूथ है ही नहीं। मुझे कुछ करना पड़ेगा अब। स्टूडियो पे मैंने बोल भी दिया काफी बार ब्लूटूथ मंगवा दो, नहीं आ रहा। मुझे कुछ करना पड़ेगा अब। हाँ जी, चलो 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 बताओ जल्दी से फटाफट, तुम्हारे सामने है। पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। 100 नहीं आएगा भाई, तुम्हारे बस की नहीं है 100, है ना, तुम्हारे बस की है ही नहीं। 100 लाना तुम्हारे बस का है ही नहीं, मैं बता रहा हूं तुम्हें। चलो आ जाओ, पोल मैंने, पोल हो गया खत्म। और रिजल्ट देख लेते हैं कितने आ रहे। देखो 90%, मैं कह रहा था 100 नहीं है तुम्हारे बस की। हर्षित, अरुणवा, सजल, विनय कुमार शाह, और फिर उसके बाद सुदीप। भाई एक चीज देखो, ये क्या कह रहे हैं, ये लिखता है पाई बॉन्डेड, है ना। पाई बॉन्डेड देखो, ये लिखवाया था आप लोगों को, पाई बॉन्डेड C6H6 बेंजीन, है ना। बेंजीन पाई, पाई डोनर लिगेंड होता है, पाई डोनर, है ना। फिर उसके बाद C5H5, ये क्या होता था, साइक्लोपेंटोडाइनाइल, है ना। C2H4 ये होती थी इथीन, सबके पास पाई बॉन्ड प्रेजेंट है ना। यहां पर देखो ये SN है ना। SN एक मेटल है, और मेटल के साथ कार्बन जुड़ा हुआ है ना। मेटल के साथ अगर कार्बन लगा हुआ है तो ये जो कंपाउंड है इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको बोला जाएगा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, है ना। इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग सबसे लास्ट में, है ना। जब मैं आपको सिनर्जिक बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा तब उस केस में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में भी बता दूंगा, ठीक है। क्लियर, बहुत बढ़िया। आओ देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ। द लिगेंड कॉल्ड पाई एसिड लिगेंड इज,
इसमें से कौन सा लिगेंड ऐसा है जिसको मैं पाई एसिड लिगेंड कह सकता हूं, है ना। ये सिर्फ माहौल बनाने के लिए है क्लास का, है ना, शुरू के 5-7 मिनट, ताकि जो पिछली क्लास में पढ़ा एक बार तुम लोग उसको रिवाइज कर पाओ, है ना। ये टाइमलेस पोल दूंगा बेटा मैं इसका, है ना, पोल मैंने दे दिया है, आपको बताना कौन सा पाई एसिड लिगेंड है। यस यस यस, पाई एसिड लिगेंड कौन सा है? हाँ जी, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड उनको कहते हो। क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर है, बताओ देखिए। पाई एसिड लिगेंड बताया था आप लोगों को कौन सा है, मेरे हिसाब से हो गया होगा अब तक तो, है ना। पोल तुम्हारी स्क्रीन पे भी आ गया और देखते ही ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए था, देखते ही ये वाला क्वेश्चन हो जाना चाहिए था। रिजल्ट तुम्हारी स्क्रीन पर है, ये रहा। मैं कह रहा था 84% पे आगे जनता रुक गई है। सजल, शनि श्रीवास्तव, विनय कुमार शाह, सुदीप और अरुणवा रॉय, वेरी गुड, बहुत बहुत बधाई हो आप सब लोगों को। पाई एसिड लिगेंड मैंने आपको बताया था, जो देते भी हैं और लेते भी हैं, है ना, उनको पाई एसिड लिगेंड्स बोलते थे। पाई क्यों? क्योंकि पाई फैशन में लेते थे, और एसिड क्यों? क्योंकि ले रहे हैं तो लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं, है ना। तो पाई एसिड लिगेंड कौन सा होता था? सी होता था। NH3 तो बेटा सिग्मा है ना, ये भी नहीं है। इथाइलिन डाइअमाइन ये भी सिग्मा है, सीधे सीधे देते हैं, लेने की टेंडेंसी इनकी नहीं होती है ना। ऑप्शन नंबर ए इस केस में बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच लिगेंड इज अ पाई एसिड लिगेंड, है ना। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच लिगेंड। अच्छा यार, एक चीज थी, कल मैं वो डाउट सॉल्व कर रहा था आप लोगों के ऐप पे ना, तो उसमें मुझे किसी ने बताया कि सर आपने एक लेक्चर में वो कौन सा ग्लाइसाइनेटो नहीं, डीएमजी में डोनर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बता रखा है, ऐसा है क्या बेटा? हम लोगों ने कल स्ट्रक्चर बनाई थी NiDMG ट्वाइस, है ना, तो उसमें मैंने आपको करेक्शन करवा दिया था कि उसमें जो दोनों डोनर आइटम है वो कौन से होंगे। यस, ये एक बार आप चेक कर लेना मेरे भाई, अगर कहीं ऐसा लिखा है ना हमने फ्लो में, तो उसको चेक कर लेना, है ना। डोनर आइटम कौन होता है? दोनों में ही कौन होगा? नाइट्रोजन होगा, ठीक है ना। ये एक बार आप चेक कर लेना चीज, ठीक है ना। अगर ऐसा है तो वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ग्लाइसाइनेटो में होता है ना, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये इसमें होता है। तो अगर ऐसा लिखवा सका तो हो सकता है इसके आसपास ही लिखवाया हो और उसकी वजह से कुछ गड़बड़ हो गई हो। ये एक बार चेक कर लेना आप लोग, ठीक है ना। हाँ, ये एक बार आप छोटा सा करेक्शन है उसको आप कर लेना। ग्लाइसाइनेटो में O- और NH2 होता है ना, वो देख लेना आप लोग। चलिए इसका भी मैं पोल देता हूं, टाइमलेस पोल है, आपकी स्क्रीन पर है। हाँ, आपकी स्क्रीन पर है पोल, आपकी स्क्रीन पर है। हाँ, सही कर दिया था ना, ठीक है। नहीं, जहां पर एग्जांपल लिखवाए थे ना वहां की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर आपको बाइडेंटेड मोनोडेंटेड लिगेंड्स के एग्जांपल लिखवाए थे, न्यूट्रल लिगेंड, है ना, ठीक है ना, वहां पर मैं बात कर रहा हूं, वहां का देख लेना एक बार। हाँ जी, पोल तो आगे आपकी स्क्रीन पर, मेरे हिसाब से आप लोगों ने कर ही लिया होगा, देखते होने वाला क्वेश्चन था, होमवर्क भी दे रखा था, तो ज्यादा इसमें टाइम लगाएंगे नहीं, है ना। पोल को मैंने स्टॉप कर दिया, रिजल्ट भी आपकी स्क्रीन पर है। 90% बच्चों ने सही जवाब दिया। हर्षित, करण, सुदीप, अरुणवा और शनि श्रीवास्तव। एग्जाम्पल आपको लिखवा रखे थे सारे के सारे, CO होता है ना। मैंने आपको बोला था 14, 15, 16 इलेक्ट्रॉन जिनके पास हैं, वो वाले 14, 15, 16 इलेक्ट्रॉन वाले जो हैं उनके पास पाई स्टार ऑर्बिटल होगा, और ये पाई स्टार ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन वेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो ये पाई एसिड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है ना, वो पाई एसिड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। हाँ, और एक चीज और थी, है ना, एक चीज और भी थी। हाँ, अब आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस करने वाले हैं, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस करने वाले हैं, ठीक है। हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस हम लोग आज करने वाले हैं। सर वेब में पोल नहीं आ रहा बेटा, आ रहा हूं मैं खुद लेके आ रहा हूं वेब में पोल, है ना, मैं खुद आऊंगा आपके घर तक, डिलीवरी करके आता हूं इसकी। अब नहीं आ रहा था यार, मैं तो क्लास ले रहा हूं, अब नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं बताओ अब तुम, है ना। और मतलब सुबह सुबह का टाइम है, पढ़ाई कर लो ना यार। अभी वेब में पोल नहीं आया बेटा, पता नहीं कभी कभी हो जाता होगा कुछ इश्यू यार, उसको नेग्लेक्ट कर दिया करो भाई, नेग्लेक्ट कर दिया करो। जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती है, जीवन में हर किसी चीज को साथ लेके चलने का कोई फायदा नहीं है ना। आप जीवन में अच्छा शांति से तभी जी पाओगे जब बहुत सारी चीजें आप लोग अपने जीवन में नेग्लेक्ट करना सीखोगे, है ना। हर किसी चीज को दिल से नहीं लगाना है ना, तुम सेंटी हो जाते हो हर किसी चीज के लिए, ठीक है ना। हाँ, अब हर किसी चीज पे दिल लगाओगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। हाँ, आओ, डिलीवरी चार्जेस नहीं लगेंगे, वो मैं फ्री दे दूंगा डिलीवरी। हाँ, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था लिगेंड्स का, अगर तुम्हें याद हो तो हम लोगों ने क्लासिकल लिगेंड्स लिखे थे, याद है ना। मैं देख रहा था डाउट, बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर क्लासिकल नॉन क्लासिकल थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे एकदम वो वाला मजा नहीं आया। तो बेटा मजे की देखो कोई डेफिनेशन नहीं है ना, इसको एक बार रिवाइज करना अच्छे से,
मजा आ जाएगा। थोड़ा सा अच्छा टॉपिक था, अलग सा टॉपिक था, है ना। लिगेंड में अभी तक तो छोटी छोटी बढ़िया बढ़िया चीजें पढ़ रहे थे, है ना। हाँ, क्लासिकल और नॉन क्लासिकल, है ना। नॉन क्लासिकल, क्लासिकल में सिर्फ सिग्मा देता देता है ना, सिर्फ इलेक्ट्रॉन देगा, इसमें देगा भी और लेगा भी, है ना, दोनों तरीके से होता है। ऑलराइट। हाँ, एक था सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, याद आया इसमें, सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, और दूसरा जो था वो थे पाई डोनर पाई एक्सेप्टर। और हम लोगों ने पाई डोनर पाई एक्सेप्टर को बहुत डिटेल में लास्ट क्लास में पढ़ा था। ये सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर को मैं आपको अगली क्लास में पढ़ा दूंगा। अगली क्लास बोले तो जहां पर हम लोग सिनर्जिक बॉन्डिंग पढ़ेंगे वहां पर करेंगे, ठीक है। हाँ, सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर में सिग्मा फैशन में देंगे, पाई फैशन में ले लेंगे, ठीक है ना। तो इसके नोट्स में भी एक बच्चे ने पूछा था कि मैंने ना एक उसमें से जो फिक्स मैंने बोला था ना कि ये वाले जो सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, इसमें कहां कहां इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, ये अपने डी ऑर्बिटल में ले सकते हैं, ये अपने पी ऑर्बिटल में ले सकते हैं, यस, ये अपने पाई स्टार ऑर्बिटल में ले सकते हैं, और ये सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये सारे के सारे जो है ना, ये सारे के सारे ही सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर है ना। शायद कल सिर्फ इस पे बना रखा था, है ना, ऐसे करके मैंने बना रखा था सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, नहीं भाई, सारे के सारे पाई फैशन में ले रहे हैं ना, सिग्मा दे रहे हैं, पाई फैशन में ले रहे हैं, है ना। तो ये जितने भी लिगेंड्स होंगे ये सारे के सारे सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर हैं। इस पे इसलिए बना रखा था क्योंकि ये इसको डिटेल में पढ़ेंगे। एक बच्चे को कंफ्यूजन हो गया, बोले सर ये सिर्फ और सिर्फ यही वाले सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर है क्या? मैंने कहा नहीं, है ना। उस पे ऐसे मार्क करके इसलिए लिखा था क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना आगे, ठीक है ना। बाकी है तो सारे के सारे सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर ही, सिग्मा फैशन में दे रहे हैं, पाई फैशन में ले रहे हैं, है ना। तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना कि सिर्फ ये वाले ही नहीं, सारे के सारे, ठीक है। डन, चलो जी, बहुत बढ़िया। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में सबसे पहले क्लासिफिकेशन हम लोग करने वाले, देखो इस बेसिस पे, सबसे पहले क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे? चार्ज के बेसिस पे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ आयन, है ना। आयन पे चार्ज कैसा है, आयन पे चार्ज कैसा है, आपका जो आयन है वो किस तरह का है। देखो इसमें सबसे पहला क्लासिफिकेशन आता है कि आपका जो केटायन है वो सिंपल है, लेकिन एनायन जो है वो कॉम्प्लेक्स है ना। ये क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। आप बोलोगे सर एग्जांपल तो ऐसे कहानी समझ में नहीं आई। देखो हमने एक बहुत बढ़िया एग्जांपल लिखा था K4FeCN6, याद आया तुम्हें? ये डिसोसिएट कैसे होता था? 4K प्लस प्लस FeCN6 4 माइनस, याद आया क्या? तो सर यहां पर ये जो केटायन है ये तो सर सिंपल केटायन है, और ये सर जो एनायन है ये कॉम्प्लेक्स एनायन है। कैसा दादा? ये कॉम्प्लेक्स एनायन है। बात समझ में आई क्या? तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन किया जा सकता है वो इस तरह से किया जा सकता है कि जो केटायन हो वो सिंपल होना चाहिए और जो एनायन है वो कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। बहुत आसान है, यस दादा, बहुत सिंपल है ना। K4FeCN6 हो गया। आप इसमें बहुत सारे और भी एग्जांपल लिख सकते हो। Fe4FeCN6 होल थ्राइस, है ना, ये भी इसमें लिखा जा सकता है। K3FeCN6, है ना, ये भी इस केस में लिखा, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। बहुत सिंपल, सबसे पहले केटायन आपका सिंपल होगा और एनायन आपका कॉम्प्लेक्स होगा, पहला क्लासिफिकेशन। सर इसमें उल्टा भी तो हो सकता है ना, ऐसे बहुत सारे लिख सकते हो, तो देखते ही पता लग जाएगा तुम्हें। सर इसमें उल्टा भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आपका केटायन कैसा है आज? कॉम्प्लेक्स है, और एनायन कैसा है? सिंपल है। आप बोलोगे एग्जाम्पल दे दो, लो देखो भाई एग्जाम्पल तुम्हारी स्क्रीन पर है। CuNH3 SO4, ये वाला देखो, ये कैसे टूटेगा? सर ये ऐसे टूटेगा, CuNH3 2+, है ना, और सर साथ में SO4 2- आयन देगा। सर ये देखो ये क्या है? सर ये कॉम्प्लेक्स है क्या? सर कॉम्प्लेक्स केटायन है। और सर ये क्या है? सर ये एनायन है, लेकिन एनायन कैसा है? सिंपल है ना, सिंपल है बेचारा, सादा जीवन उच्च विचार, यस। और एग्जाम्पल, अरे भाई बतेरे हैं, मतलब जितनी मर्जी हो उतने लिख लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना इनमें। अरे बोलो ना, जैसे ये वाला एग्जाम्पल है, यस, ये भी कैसे टूटेगा? सर ये ऐसन टूटेगा, ऐसन, ये देखो 3+ प्लस 3Cl-। सर ये देखो कॉम्प्लेक्स केटायन, सिंपल एनायन, लिख सकते हो ना यार। अरे तो बतेरे एग्जाम्पल है यार, बोल तो दो, क्यों भाई, लिख लोगे ना? यस, हो जाएगा। दूसरा क्लियर हुआ क्या? कॉम्प्लेक्स केटायंस। अरे सर ऐसा भी हो सकता है क्या? दोनों कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, दोनों भी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, है ना, दोनों भी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। थोड़ा सा इस पे मैं एम्फेसाइज करना चाहूंगा अभी थोड़ी देर में, है ना, अभी थोड़ी देर में आओ, है ना। तुम्हें लग रहा होगा सर ये तो क्या फालतू सा टॉपिक पढ़ा रहे हो आप, बहुत ही सिंपल सी चीज है ये तो, है ना, ये तो हमें आता है।
आता है बेटा, आपको लग रहा आता है? ये देखो, ये है कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन। ओहो, ये देखिए, है ना, आपका कैटायन भी कॉम्प्लेक्स है, एनायन भी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन सर आप ये बताओ, ये तो हमें पता है कि भाई पहले जो लिखा होता है वो कैटायन होता है, बाद में जो लिखा होता है वो एनायन होता है ना, NaCl जैसे लिखते हैं ना हम लोग, NaCl में पहले Na प्लस आता है, Cl माइनस बाद में आता है ना, तो कैटायन पहले लिखा जाता है, एनायन बाद में लिखा जाता है। ये तो सिंपल सी बात है, ये तो नोमेनक्लेचर ही है ना, ये तो रूल है। अच्छा, तो सर अब एक बात बताओ, यहां पर कैसे पता लगेगा किस पे कितना चार्ज है ना? सर ये कैसे पता लगेगा किसमें कितना चार्ज है? अब तुम बताओ ये तो, हाँ कैसे पता लगेगा भाई, ये वाला कैटायन है, ये वाला एनायन है, लेकिन एनायन पे चार्ज कितना है, ये कैसे पता लगेगा? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CO, ये कैसे पता लगेगा? यहां पर काम में आती है जो मैंने आपको एक छोटी सी टेबल लिखवाई थी, है ना, छोटा सा आपको इंफॉर्मेशन दिया था कि जो 3D एलिमेंट्स होते हैं, 3D सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं, उनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कब होती है? जब उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। याद आया? है ना? हाँ, वो याद रखना जरूरी है, नहीं तो लपेटे में आ जाओगे। सर यहां पर देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। बोलो, मानते हो ना? और अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 लाना है तो यहां पर चार्ज कितना होना चाहिए, ये बताओ, इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना होना चाहिए, ये बताओ तुम तो, तब मैं मानू कि कहानी तुम्हें समझ में आई है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। इस वाले कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना होना चाहिए, तब बताओ, तब मैं मानू तुम्हें। कितना होना चाहिए? हाँ हाँ, अरे -3 होना चाहिए यहाँ मुन्ना, देख, अरे यार तू बात ही नहीं मान रहा। मान ले मैंने -3 मान लिया, इसको -3 मान ले, इसको x मान ले, है ना, और Cn माइनस नेगेटिव लिगेंड होता है, इज इक्वल टू -3, तो यहां से x कितना आ गया, +3। इस पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तभी आएगा जब इस एनायन पे, इस कॉम्प्लेक्स एनायन पे चार्ज कितना हो, -3 हो, और अगर इस पे -3 है मेरे मुन्ना, तो इस पे +3 होगा, क्योंकि एज ए होल ये जो पूरा कंपाउंड है ये न्यूट्रल है, तो जितना एनायन पे चार्ज उतना ही कैटायन पे चार्ज, कॉम्प्लेक्स एनायन पे 3- तो कॉम्प्लेक्स कैटायन पे 3+। अब एक चीज और देखो सर, ये है न्यूट्रल, न्यूट्रल है तो +3 सारा का सारा क्रोमियम पे होगा। कुछ समझे हो क्या तुम? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी +3, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी +3, कहानी खत्म, है ना? तो सर ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स कैटायन, ये हो गया कॉम्प्लेक्स कैटायन, है ना? कई बार ऐसे लोग लपेटे में आ जाते हैं, उनको नहीं समझ में आता कि सर किस पे कैसा चार्ज होगा। कॉम्प्लेक्स एनायन, समझ गए होंगे तुम मेरे हिसाब से। यस, आओ इस पे बताओ, देखिए, है ना, जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिखा है, PT NH3 4 PtCl4, बताओ, आओ बताओ, कैटायन पे कितना चार्ज, एनायन पे कितना चार्ज, जल्दी बताओ, कैटायन पे कितना चार्ज, एनायन पे कितना चार्ज, जल्दी बताओ। यस यस यस, एनायन पे कितना चार्ज, कैटायन पे कितना चार्ज? फटाफट, कैटायन पे कितना चार्ज, एनायन पे कितना चार्ज? कितना? +2 -2, क्या बात है यार, तुम मतलब क्या बच्चे मिले हैं मुझे, मतलब एकदम जोरदार, मजा आ गया। देखो सर, हमने पढ़ा है, देखो प्लेटिनम जो है ना, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और सर प्लेटिनम और पैलेडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तब होता है जब इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। यस, अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है वो तभी आएगा, ये नेगेटिव लिगेंड है, जब इस कॉम्प्लेक्स पे -2 हो, है ना? अगर इस कॉम्प्लेक्स पे -2 है तो इस वाले कॉम्प्लेक्स पे +2 होगा, ये न्यूट्रल लिगेंड है तो +2 पूरा का पूरा किस पे होगा, PT पे होगा। दादा हाँ ना बोलना पड़ेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? तो ये कैसन टूटेगा बेटा, दादा कैसन टूटेगा रे सर, ये ऐसन टूटेगा, इस पे आएगा +2, और PtCl4 इस पे लिख दो सर आप -2। कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, अभी थोड़ी देर में करेंगे। समझ में आ गया ना? मतलब समझ में आना जरूरी है। सर ये रहा कॉम्प्लेक्स कैटायन, है ना, और सर ये रहा कॉम्प्लेक्स एनायन। कुछ कुछ समझ में आया क्या? नहीं तुम बोल ही दो, नहीं तुम आज बोल ही दो, समझ में आया क्या? क्लियर हुआ?
यस 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 यस। कुछ और एग्जांपल्स भी आएंगे, अभी थोड़ी देर में आएंगे, है ना। कुछ और एग्जांपल्स भी हम लोग करने वाले हैं, आओ देखें। फिर उसके बाद सबसे लास्ट में आता है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस, है ना। सबसे लास्ट में कौन आता है? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। ये बोलेंगे हम पे कोई चार्ज नहीं है। पीटी पे +2 कैसे आया? बेटा पीटी जो है वो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर शो कर रहा है। आओ पैराशूट उम्मीदवार, पीटी जो है वो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर शो कर रहा है। ऐसा तभी होगा जब पीटी का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा, और अगर पीटी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है वो तभी होगा जब इस एनाइनिक पार्ट पे -2 होगा। अगर एनाइन पे -2 है तो कैटाइन पे +2 होगा। इस पे +2 है, ये न्यूट्रल है, तो पीटी पे +2 होगा। सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये पता लगता है, जो मैंने आपको एक छोटी सी टेबल बनवा रखी है, टेबल मतलब एक इंफॉर्मेशन दे रखी थी कि ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ये होती है, इसका अगर कोऑर्डिनेशन नंबर इतना है तो ऑक्सीडेशन स्टेट ये होगी। वो तो आपने अगर रिवाइज किया है तभी आपको पता लगेगा, ठीक है। डन, क्लियर। आओ देखिए, आओ बेटा, आओ आओ। हाँ, मैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहा था। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस का मतलब होता है जिन पे कोई चार्ज नहीं होता। कोई चार्ज नहीं है सर, एग्जांपल देना। आपके सामने एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल लिखा है, देखो। पीटी NH3 ट्वाइस Cl2, ये देखो कोई चार्ज है इस कॉम्प्लेक्स पे? नहीं, तुम खुद बता दो, इस कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज दिख रहा है तुम्हें? सर हमें तो नहीं दिख रहा। देखो एकदम बढ़िया ढंग से न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। यस, अरे बोलो। और सर देखो ना, ये वाला लिख दो ना। क्या क्या दिक्कत क्या है आपको? ये देख लो, ये लो, ये देख लो। सर इस कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज है क्या? नहीं है। अरे हाँ ना बोलना यार, समझ में आ रहा है ना। इस पे कोई चार्ज नहीं। सर इस पे कोई चार्ज है क्या? NiCO4। इस पे कोई चार्ज है क्या? नहीं सर। FeCO5, इस पे कोई चार्ज है क्या? नहीं सर। तो ये सारे के सारे कौन सही एग्जाम्पल हैं? ये सारे के सारे न्यूट्रल वाले एग्जाम्पल्स है ना। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। कोई परेशानी? डन। अगर समझ में आ गया तो थम्स अप कर देना, और अगर नोट कर लिया तो डन लिख देना, आगे चलेंगे। हाँ जी, फटाफट कर देना ये काम। समझ में आ गया है तो डन लिखना, नहीं समझ में आ गया तो थम्स अप करना। यस यस यस, जल्दी करो भैया, ये काम तुम फटाफट ही कर दो। ये काम तुम फटाफट ही कर दो। वाह, हो गया। क्या बात, क्या बात। अब आपके सामने, अब आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं, है ना। कुछ एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं, आपको बताना है ये जो कॉम्पाउंड्स है ये कौन सी कैटेगरी में लैंड करेंगे, है ना। ये वाले जो कॉम्पाउंड्स है ये कौन सी कैटेगरी में लैंड करेंगे। देखो सबसे पहले, अब इसमें इधर ना नाम भी लिखा हुआ है। ये नाम बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैं नाम लिख के लाया हूं, है ना। क्योंकि ये नाम कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे, कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेंगे, ठीक है ना। मैं आपको पहले ही बोल देता हूं, यस, ये नाम आपको कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, ठीक है ना। तो फटाफट से देखो, जैसे फिशर सॉल्ट है ना। ये ध्यान में रखना है कि फिशर सॉल्ट का फॉर्मूला ये होता है, और येलो कलर का पीपीटी होता है। इसका फॉर्मूला सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इन पे सब पे जे ने 2-2 3-3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। सोल्ट एनालिसिस में बहुत काम में आते हैं। ऐसे क्वेश्चन आएगा, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड में बताइए कि जो सेंट्रल मेटल है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन ऐसे आता है कि जो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है उसमें जो सेंट्रल मेटल है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है ना। तो सबसे पहले आपके सामने तीनों एग्जांपल है। फॉर्मूले याद होने जरूरी है, मैं फिर बोल देता हूं, रट लेना, याद कर लेना, कसम खा लेना, भूलोगे नहीं। और कसम मेरी नहीं खानी, तुम देख लेना अपने हिसाब से किसकी खानी है, ठीक है। हाँ, फटाफट से क्लासिफाई करके बताओ किसको कौन सी कैटेगरी में आप लोग डालने वाले हो। फटाफट कर दो ये काम। हाँ जी, फटाफट फटाफट फटाफट।
हो गया। यस यस, चलो बहुत बढ़िया। सर ये कैसे टूटेगा? सर जो फिशर सॉल्ट है ये सर 3K प्लस CO NO2 6 3 प्लस सर ऐसे टूटेगा। मतलब ये सर किस कैटेगरी में आएगा? सर ये है सिंपल केटायन कॉम्प्लेक्स एनायन। देखो मतलब ये बताना इसमें मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट ये था कि आपको ये फॉर्मूले बताने हैं ना, ये याद रखना जरूरी है। और देखो इसमें जो सबसे बढ़िया चीज है, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। तो तुम एक काम करो, इन तीनों में ही जो सेंट्रल मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से, है ना। इन तीनों में ही जो सेंट्रल मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करके बता दो, है ना। ये हो जाएगा -2 सॉरी। तो सर ये है सिंपल केटायन, ये भी कैसा है सर? ये सिंपल केटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन वाली कैटेगरी में डाल दो आप इसको भी, है ना। तीनों ही केसेस में सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट फटाफट से कैलकुलेट करके बता दो। यहां पे आइए सर, ये कैसे टूटेगा? FeH2O5 NO 2 प्लस SO4 2 माइनस, बोले तो ये हो गया कॉम्प्लेक्स केटायन, है ना, कॉम्प्लेक्स केटायन और सिंपल एनायन। फटाफट से इन तीनों में ही सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग कैलकुलेट करके बता दीजिए। सबसे पहले वाले में तो कोई दिक्कत है ही नहीं सर। देखो इसका एक्स मान लो, है ना, इसका एक्स मान लो। NO पे -1, NO2 है सॉरी, है ना, NO2 -1 होता है तो 6 × -1 इज इक्वल टू +3। तो यहां से अरे प्लस क्यों लिख दिया? यहाँ माइनस आएगा ना भाई। हाँ गड़बड़ हो गया मुन्ना। हाँ तभी मैं बोलूँ साला तो 9 चला गया है। हाँ यहाँ -3, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू +3। यहां पर सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होना चाहिए? +3, है ना। डन। हाँ अब ये जो 2 एग्जाम्पल है ये बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल्स है। इसमें आया है NO, क्या आया है? NO आया बेटा। और NO जो होता है ना उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी होता है और NO जो होता है वो न्यूट्रल भी होता है ना। क्या कह रहा हूं मैं? NO जो है वो प्लस भी होता है, NO प्लस भी होता है, नाइट्रोसोनियम, यस नाइट्रोसिलियम सॉरी, है ना। और दूसरा NO न्यूट्रल भी होता है, नाइट्रोसिल बोलते हो जिसको, है ना, नाइट्रोसिलियम भी लिख सकते हो उसका NO प्लस को। तो बात ये आती है कि साहब NO जो है इन दोनों में कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है? तो फिर से एक बार कसम खा लो, है ना, फिर से एक बार कसम खा लो कि जो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है और जो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है इन दोनों में ही जो NO है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। NO जो है वो +1 वाला है, इस केस में NO प्लस और इस केस में भी NO प्लस। जी में पूछे हुए क्वेश्चन हैं ये दोनों, है ना। दोनों में ही जो NO है वो NO प्लस वाला है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी चीज है। अगर मान लो ये +1 है फिर तो आप लोग कैलकुलेट कर ही लोगे। ये हो जाएगा सर x, ये हो गया सर 5 × -1 +1 इज इक्वल टू -2, है ना। तो x कितना आएगा बताओ? -1 -3 और ये हो जाएगा +5, है ना। तो कितना हो गया? +2 हो गया क्या? तो यहां पर Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +2। वैसे यहां पर देखो कितना हो जाएगा x, ये तो हो गया 0 +1 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया ना बेटा, इज इक्वल टू +2, है ना। तो यहां पर Fe कितना मिल जाएगा? +3। देखियो गलत किया क्या कुछ? यस यस यस, देखना जरा कुछ गड़बड़ हुई है क्या किसी में? अरे +3 कैसे आ गया भाई? क्या दादा भांग का क्या आएगा सुबह सुबह? +1 आएगा ना। हाँ इस पे +1 आएगा, ठीक है। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में +1 है और उसमें +2 है। यस ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में +1 है और दूसरे वाले में +2 है। बताओ ये चीज तुम्हें समझ में आई कि नहीं आई? बोलो बोलो बोलो, समझ में आया क्या? हाँ जल्दी बताओ। +1, ये दोनों ही थोड़े अलग से हैं बेटा, मैं फिर बोल देता हूं, दोनों ही थोड़े डिफरेंट से हैं, दोनों में ध्यान रखना है। डिफरेंट केस है, अलग केस है, ठीक है। तो याद रह जाएगा मेरे हिसाब से, है ना। यहां से ये दो अलग अलग चीजें बतानी थी कि सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी आपको बताना था। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, हालांकि ये सारी चीजें वापस भी आ जाएंगी जब हम लोग उधर पढ़ेंगे। हाँ मतलब
वो वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना जब सॉल्ट एनालिसिस, तो ये सारी चीजें आएंगी, लेकिन अगर इनका फॉर्मूला आपको पहले से याद होगा तो आपके लिए कहानी आसान हो जाएगी। ठीक है ना? ठीक है, क्लियर, डन। और देखो और भी हैं अभी एग्जांपल्स। एक और एग्जांपल आपके सामने लिखा है सिस्प्लैटिन। क्या? सिस्प्लैटिन, है ना सर, ये एंटी कैंसर होता है, एंटी कैंसर होता है ना। ये सिस क्यों लगा रखा है? क्योंकि ये जो लिगेंड होंगे सिस पोजीशन पे होंगे एक दूसरे के, और ये क्या होता है? एंटी लिगेंड, एंटी कैंसर होता है ना। कैंसर के ट्रीटमेंट में इसको यूज किया जाता है। मेरे हिसाब से ये तो चीज आपको बताइए कि ये कैसा लिगेंड है सर? ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। ये कैसा है? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है ना? और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स से कोई दिक्कत है नहीं, यहां पर प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। एक और आता है विल्किंसन कैटलिस्ट, है ना, इसके बारे में भी काफी पूछा जाता है। विल्किंसन कैटलिस्ट, है ना, यहां पर देखो इसका फॉर्मूला आपके सामने लिखा है RH PPS3 होल थ्राइस और Cl। ये PPS3 क्या है सर? ये है ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, है ना, न्यूट्रल लिगेंड होता है, याद आया तुम्हें? यस, ये कैसा होता है सर? ये न्यूट्रल लिगेंड होता है, ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन। ठीक है ना? तो ये भी कैसा होगा? ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है ये भी पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स ही न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स वाली कैटेगरी में आप इसको रखोगे। मेरी बात तुम लोग समझ पा रहे हो शायद? यस बेटा, अब कुछ कुछ तो, हाँ, Fe+3 में 6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, +3 में भी 6 शो करता है, लेकिन दिस इज समथिंग डिफरेंट, तभी तो इसको अलग से बताया। अगर मान लो +3 में ही 6 होती, सब जगह वही चल रहा है, जहां डिफरेंस आएगा वही तो बताऊंगा, है ना। ये अलग है, इस वजह से मैं अलग से लेके आया हूं इसको। मेरी बात समझ में आ गई, है ना? चलिए आगे चलें। अब इसमें कोई दिक्कत किसी को? मेरे हिसाब से नहीं होगी, है ना। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन जो होता है वो न्यूट्रल लिगेंड होता है, और न्यूट्रल लिगेंड है तो यहां पर अगर आपसे कोई पूछे ये RH क्या है? RH रोडियम, कौन सी मेटल है ये? RH कौन सी मेटल? हेलो, खोलो अपने दिमाग के दरवाजे, है ना। RH बोले तो रोडियम, और अगर इसमें आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे रोडियम का, तो मेरे हिसाब से आप लोग बड़े आराम से बता सकते हो कितनी होगी, +1 होगी। डन? मेरी बात तुम्हें समझ में आया क्या? यस, बहुत बढ़िया। आइए आगे चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स की तरफ। ये देखिए, ये रहा आपके सामने कुछ और एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल ये रहा, है ना, ये देखो, इसमें आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है मेटल की। इसमें क्या करना है? ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है मेटल की। तो यहां पर देखो वापस से वही एग्जाम्पल आ गया सर, ये दोनों कॉम्प्लेक्स केटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन का एग्जाम्पल है। ये कैसा है सर? ये है कॉम्प्लेक्स केटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन। सर ये इस कैटेगरी में डालोगे आप इनको? सर डाल दिया, चलो ठीक है, कॉम्प्लेक्स केटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन। यहां पर देखो पीटी का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है इसका मतलब पीटी की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होनी चाहिए। और यहां पर देखो, यहां अरे एक चीज देखो, ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, इसके ऊपर 2 लिखा, बाहर 2 लिखा है, देख रहे हो आप लोग? इस कॉम्प्लेक्स के बाहर 2 लिखा हुआ है, दिख रहा है क्या? इस कॉम्प्लेक्स के बाहर 2 लिखा है, इसको मैं ऐसे तोड़ सकता हूं क्या? पीटी NH3 होल थ्राइस Cl, और इसके यहां 1 लिखा है तो ये यहां चला जाएगा -1, ये चला गया PtCl4 +2 है। नहीं बे, उल्टा लिख दिया भाई, वास्तव में आज कुछ तो गड़बड़ है। पहले प्लस आता है, दूसरा माइनस आता है ना सर। ये होगा +1, ये होगा -2। देखो ना, ये 2 इधर चला जाता है, और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता था ना, याद आया क्या तुम्हें फॉर्मूला? अरे फॉर्मूला याद है ना? फॉर्मूला कैसे लिखते हो? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लिखते हो, जो वैलेंसी होती हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना। हाँ, तो यहां पर 1 लिखा है, इसका मतलब यहां +1, यहां 2 लिखा है, इसका मतलब -2। अब देख, अगर इस पे -2 है तो मुझे बताओ पीटी की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी सर? +2 होगी, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है। और अगर इस कॉम्प्लेक्स पे +1 है, अगर इस कॉम्प्लेक्स पे +1 है, अगर इस कॉम्प्लेक्स पे +1 है, तो सर पीटी का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? +2 आएगा। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स है कितने? 2 है ना। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज बैलेंस है। मेरी बात समझ में आ गई? यस। अबे सुबह सुबह लस्सी, हाँ बताओ, समझे क्या तुम मेरी बात को? अरे बोलो ना, ये बात क्लियर हुई क्या? यस 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 यस, डन। अच्छा, नेक्स्ट वाले में देखो सर, इस वाले में बाहर ऊपर नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ सर, तो यहां पर PtCl6 लिखा है। पीटी का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कब होता है? जब पीटी का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है।
बताया था ना। पीटी प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में 4 कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है और पीटी प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में 6 कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है ना। तो अगर इस पे +4 है तो मुझे बताइए इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज होना चाहिए। अगर ये +4 इस पे तभी आएगा जब इस कॉम्प्लेक्स पे -2 चार्ज हो। चेक करके देख लो, इसको x मान के देख लो, x प्लस 6 इंटू -1 इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू +4। तुम नहीं मेरी बात नहीं मानो, चेक करके देख लो। और अगर इस पे -2 है तो सर इस पे +2 होगा। यस, अगर इस पे +2 है तो पीटी यहां पर भी +2 होगा, बिकॉज NH3 तो न्यूट्रल है। समझ गए तुम मेरी बात, है ना। तो सर ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये ऐसे टूटेगा, PtNH3 4 +2, PtCl6 4, PtCl6 2 माइनस, है ना। और यहां पीटी का ऑक्सीडेशन स्टेट +4, यहां पीटी का ऑक्सीडेशन स्टेट +2। ये निकालना आना बहुत जरूरी है, ये निकालोगे ना तभी तुम IUPAC नेमिंग में अच्छे से नाम लिख पाओगे, है ना। IUPAC नेमिंग भी अच्छे से होगी अगर तुम इस तरह से ये वाले जो कॉम्प्लेक्सेस है इनका ऑक्सीडेशन स्टेट अच्छे से निकाल पाते हो। एक बार जितने लोगों को समझ में आ गया डन लिख दो कि सर एकदम बढ़िया है, थम्स अप कर दो कि समझ में आ गया सब कुछ अच्छे से, है ना। फटाफट बताओ, देखें ये चीज क्लियर हुआ बेटा। अगर आप लोग हर क्लास में रिवाइज करके आ रहे हो ना फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, है ना, ये मेरी गारंटी है। लेकिन अगर कहीं पर भी रिवीजन में प्रॉब्लम है, लास्ट क्लास वाला पढ़ के नहीं आ रहे हो, तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। हाँ जी, फटाफट बताइए। डन है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। ये सिर्फ सिंपल सा लॉजिक, बहुत ही आसान सा सिंपल लॉजिक्स है कि अगर पीटी 6 ऑक्सीडेशन 6 कोऑर्डिनेशन नंबर शो कर रहा है, इसका मतलब पीटी का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगा। इस पे +4 तभी आएगा जब इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे -2 चार्ज हो। इस कॉम्प्लेक्स पे -2 है, इसका मतलब इस वाले कॉम्प्लेक्स पे +2 है। इस कॉम्प्लेक्स पे +2 है, इसका मतलब पीटी की ऑक्सीडेशन स्टेट भी +2 होगी। सिंपल, है ना। आओ देखिए, अब एक एग्जांपल आपके सामने ये वाला, है ना, इसको खुद से करना, ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना। इसको आप लोग खुद से करोगे, है ना, चार्ज वगैरह अपने हिसाब से निकालना है। एक और एग्जांपल मैं देता हूं तुम्हें, Fe4 FeCN6 ऑल थ्राइस, है ना। इसको भी एक बार आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, है ना। एक और Fe3 FeCN6 ऑल ट्वाइस। इसमें भी आपको दोनों जो सेंट्रल एटम है Fe इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट खुद से निकालनी है ना। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट खुद से निकालनी है, ये एक बार आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। एक और FeCN6, यहां पर भी जो दोनों Fe हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट खुद से निकालने की कोशिश करनी, ठीक है। हो जाएगा क्या? यस, हो जाएगा क्या? यस, हाँ ये तो वही है सर। ये दोनों जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्सेस है ना। इसी वजह से इनको लिया है मैंने एग्जांपल में। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्सेस है सर। इसका जो कलर होता है ना वो प्रूशियन ब्लू कलर होता है। कैसा होता है? प्रूशियन ब्लू कलर होता है, ठीक है ना। और ये होता है सर इसका टर्नबुल्स ब्लू, है ना। ये कैसा होता है? ये भी ब्लू होता है, टर्नबुल्स ब्लू, ठीक है। हाँ, इन दोनों के कलर आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये भी जब हम लोग सॉल्ट एनालिसिस पढ़ेंगे, सॉल्ट एनालिसिस में ये भी बहुत काम में आने वाला है। यस, डन। इनके आप लोग चाहो तो कॉमन नेम भी ध्यान में रख सकते हो, है ना। इसका कॉमन नेम क्या था? फेरी। कुछ लोग फेरिक लिखते हैं, कुछ लोग फेरी लिखते हैं। फेरी, फेरोसाइनाइड, ठीक है। ये इसका कॉमन नेम है ना। और इसका जो कॉमन नेम है वो है फेरी साइनाइड, है ना। फेरिक भी लिख सकते हो, फेरी भी लिखा होता है, दोनों ही है, ठीक है ना। हाँ, ये दोनों ही अजीब अजीब कलर हैं, बिल्कुल हैं, अजीब हैं, लेकिन अब क्या करें, जैसे हैं वैसे ध्यान रखो। इसका कलर प्रूशियन ब्लू कलर का होता है, ये टर्नबुल्स ब्लू कलर का होता है। इसका कॉमन नेम फेरोसाइनाइड होता है, इसका कॉमन नेम फेरोफेरीसाइनाइड होता है ना। तो अब इनके बारे में ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप खुद से निकालोगे ना, तब तुम्हें अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि फेरो क्यों और फेरी क्यों है, ठीक है ना। क्लियर? आगे चल सकते हैं? यस यस यस, अगर आपकी इच्छा हो, अगर आपकी इच्छा है तो हम लोग आगे चल लेते हैं। चलें क्या? आगे चलें? यस, चलिए आ जाइए, आ जाइए, आगे चढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड हम लोग करने वाले हैं।
पहला क्लासिफिकेशन था, हमने लिगेंड को क्लासिफाई किया किस बेसिस पे कि आपका जो आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन है, वो किस तरह का है। कॉम्प्लेक्स आयन, आयन कॉम्प्लेक्स ही नहीं, आयन नॉर्मल आयन है ना, कि जो कॉम्प्लेक्स है वो कैटायनिक पार्ट में आ रहा है या कॉम्प्लेक्स एनायनिक पार्ट में आ रहा है, या फिर दोनों में आ रहा है, या फिर दोनों में नहीं आ रहा। इस बेसिस पे 4 क्लासिफिकेशन हम लोगों ने अलग अलग कर दिया। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। किस बेसिस पे? स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन के बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करने वाले हैं। सुनो, एक बहुत ही सिंपल सी मैं एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे मान लो आपके पास मेटल है M, ठीक है ना, और 4 लिगेंड है। मेटल और 4 लिगेंड ने आपस में मिलके क्या बना लिया? एक कॉम्प्लेक्स बना लिया, ML4, है ना। ये आपका एक बन गया कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और ये है आपका सेंट्रल मेटल, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको अच्छे से समझ लेना आप लोग। ये है आपका लिगेंड, ठीक है। अच्छा सर, अगर मान लो तो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, तो इस इक्विलिब्रियम का, इस इक्विलिब्रियम का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको मैं लिख देता हूं KF। क्या लिख दिया? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन KF। उसका एक्सप्रेशन क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय L⁴। ऐसे लिख सकता हूं? अरे बोलो, ऐसे मैं बोल सकता हूं? यस। इसको आप KS लिख सकते हो या फिर KF लिख सकते हो, दोनों मतलब कैसे ही लिख दो भले। KS मतलब स्टेबिलिटी कांस्टेंट, इसको क्या बोला है? स्टेबिलिटी कांस्टेंट। अच्छा, अभी आपको समझ में आएगा क्यों। KF मतलब फॉर्मेशन कांस्टेंट है ना, कहीं पर लिखा होता है स्टेबिलिटी कांस्टेंट, कहीं पर लिखा होता है फॉर्मेशन कांस्टेंट, ठीक है ना। आपको सिर्फ भावनाओं को समझना है, नाम के पीछे नहीं जाना, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, देखो हम लोग एक बात कहते थे, जैसे रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट, है ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिल रहा है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन होगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा है, अगर आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हाई है, यस, अगर आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हाई है, इसका मतलब जो आपके प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन रही होगी वो ज्यादा रही होगी, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम रही होगी। मानते हो इस बात को? और इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू लो है, इसका मतलब जो आपका प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। यस यस। अब एक बात बताओ, आपका ये जो कॉम्प्लेक्स है, या फिर मैं बोल दूं ये जो एक्सप्रेशन है, इस केस में प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी कहां पर ज्यादा है? प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी, अगर मैं इसको केस नंबर 1 कह दूं, इसको मैं केस नंबर 2 कह दूं, तो मुझे बताइए प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल किसमें है, इन केस नंबर 1 और इन केस नंबर 2? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी बताओ, फटाफट फटाफट बता दो। किस केस में आप लोग बोलोगे, किस केस में आप लोग बोलोगे कि जो प्रोडक्ट है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? सर प्रोडक्ट अच्छा खासा बना है ना, प्रोडक्ट अच्छा बना है ना, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी हाई है। किस केस में बोलोगे? क्या कहता है आपका दिल, किस वाले केस में ज्यादा होगा? हाँ, सारे लोग इस बात से एग्री करते हैं, मतलब समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अरे भैया, सारी दुनिया जानती है ये चीज कि अगर आपका प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, इसका मतलब प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। स्टेबल चीज आसानी से बनेगी, फॉरवर्ड रिएक्शन फेवरेबल है ना। अगर आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हाई है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा, इसका मतलब आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा स्टेबल है। अगर मान लो ऐसा है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम थी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कंसंट्रेशन कम है, इसका मतलब जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो कम है, बोले तो प्रोडक्ट बहुत कम बना है, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी काफी कम है। तो बिल्कुल सेम चीज यहीं पर है। अगर मान लो मैं आपसे कहूं कि आपका जो KS या फिर KF की वैल्यू है वो काफी हाई है, अगर KS और KF की वैल्यू हाई है, इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन हाई है, और अगर आपका प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो स्टेबल है। स्टेबिलिटी जो है कॉम्प्लेक्स की वो काफी ज्यादा होगी, मैं ऐसा कह सकता हूं। और अगर वाइस वर्सा ऐसा हो कि आपसे कोई कह दे कि जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है उसकी वैल्यू काफी कम है, और स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू काफी कम है, इसका मतलब जो आपका कॉम्प्लेक्स है उसकी स्टेबिलिटी कम है।
अरे बोलो ना। अगर आपका केएस और केएफ कम है, इसकी वैल्यू कम है, इसका मतलब ML4 कॉम्प्लेक्स की कॉन्सेंट्रेशन कम है, इनकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होने का मतलब आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो बहुत कम स्टेबल है, फॉरवर्ड रिएक्शन इतनी फेवरेबल नहीं है। मानते हो ना इस बात को? तो ये दो अलग अलग केसेस हैं। आप लोग बोल सकते हो, आप लोग बोल सकते हो कि अगर मान लो किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए केएस की वैल्यू हाई है, इसका मतलब वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। अगर किसी कॉम्प्लेक्स के लिए केएस की वैल्यू कम है, इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी कम है। यस, तो प्रोडक्ट आपके कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के बेसिस पे, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के बेसिस पे मैं कॉम्प्लेक्स को दो अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकता हूं। उसमें सबसे पहले आता है परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, है ना, परफेक्ट या फिर पेनिट्रेटिंग कॉम्प्लेक्स। यस, परफेक्ट या फिर पेनिट्रेटिंग कॉम्प्लेक्स। परफेक्ट कॉम्प्लेक्सेस वो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं द कॉम्प्लेक्स आयन इज ईदरली कंप्लीटली स्टेबल और वेरी फीबली डिसोसिएटेड इन ए सॉल्यूशन। मतलब आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो बहुत ज्यादा स्टेबल है। परफेक्ट कॉम्प्लेक्स का मतलब ये हो गया कि इस कॉम्प्लेक्स के लिए जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट का वैल्यू या फिर आपके फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू बहुत हाई है, जो प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। आपका कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा स्टेबल है, अगर इसका मतलब उस कॉम्प्लेक्स का जो आयनाइजेशन है सर वो बहुत ही कम होगा, आयनाइजेशन बहुत ही कम होगा, वेरी लो, है ना। मैं कह सकता हूं क्या ऐसा? अरे बोलो ना। मैं कह सकता हूं कि जो कॉम्प्लेक्स है उसकी स्टेबिलिटी बहुत हाई है, और कॉम्प्लेक्स अगर हाई है इसका मतलब वो आयंस में डिसोसिएट नहीं होता, सिंपल। अरे बोलो, देखो आपके सामने एग्जांपल लिखा है, Cu2+ था, उसने KCN के साथ रिएक्ट किया, CuCN बनाया, और ये जो CuCN था फर्दर KCN के साथ रिएक्ट करके K3CuCN4 बना लेता है। अगर मान लो इस K3CuCN4 के साथ आप H2S की रिएक्शन करवाओ, अगर आप इस ये जो कॉम्प्लेक्स बना है, ये जो कॉम्प्लेक्स बना है इसकी रिएक्शन, इसमें से अगर आपने H2S गैस पास करी या H2S के साथ ये रिएक्ट किया तो आपको कोई पीपीटी नहीं मिला। कोई पीपीटी इसलिए नहीं मिला बिकॉज ये जो कॉम्प्लेक्स था ये टूटा ही नहीं, ये जो कॉम्प्लेक्स था ये डिसोसिएट नहीं हुआ, और डिसोसिएट नहीं हुआ इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है दिस इज परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। इसको मैं क्या कहूंगा? परफेक्ट कॉम्प्लेक्स कहूंगा। लेकिन ये परफेक्ट और इम्परफेक्ट किसी एक रिएजेंट के साथ कैलकुलेट किए जाते हैं, उसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किए जाते हैं। तो आप लोग बोलोगे परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू H2S। ये किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू H2S। ये परफेक्ट कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल है, बिकॉज इसकी स्टेबिलिटी बहुत हाई थी, ये डिसोसिएट नहीं हुआ, डिसोसिएट नहीं हुआ तो H2S के साथ इसने कोई पीपीटी नहीं दिया। तो इसका मतलब H2S के रिस्पेक्ट में दिस इज अ परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, H2S इसका डिसोसिएशन नहीं कर पा रहा। मेरी बात समझ में आई, है ना? तो अब देखो, जब इंपरफेक्ट पढ़ोगे तब तुम्हें अपने आप ही कहानी समझ में आ जाएगी। इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जो डिसोसिएट हो जाता है। अच्छा देखना जरा, CD2+ KCN के साथ रिएक्ट कर रहा है, CDCN ट्वाइस बना, CDCN ट्वाइस वापस KCN के साथ रिएक्ट किया, K2CDCN4 बन गया। और ये जो K2CDCN4 है ये H2S के साथ रिएक्ट करके एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है। किसका येलो कलर का प्रेसिपिटेट किसका होता है? CDS का होता है, कैडमियम सल्फाइड। और यहां आते ही आपका माथा ठनकेगा, यहां आते ही आपका माथा ठनकेगा कि सर CDS अगर येलो प्रेसिपिटेट बना है इसका मतलब यह हुआ कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये टूटा है, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कॉम्प्लेक्स टूटा है ना। आज इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई चीज जो है वो भी डिसोसिएट हो गई है ना। CD2+ बना, और ये जो CD2+ था इसने H2S का जो सल्फाइड आयन था उसके साथ रिएक्ट करके CDS बना लिया, और ये जो CDS है ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कॉम्प्लेक्स है सर, ये इस कॉम्प्लेक्स के लिए जो KS या फिर K फॉर्मेशन है उसकी वैल्यू काफी कम है, वैल्यू काफी कम है। इसका मतलब इसकी जो स्टेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, सॉरी स्टेबिलिटी इसकी काफी कम है, और स्टेबिलिटी काफी कम है इसका मतलब ये आयंस में टूट जाएगा, है ना। इसका मतलब ये क्या होगा? इसका डिसोसिएशन हो जाएगा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है सर ये इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है। ये कैसा है?
इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है। इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू H2S। ये इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है विद रिस्पेक्ट टू H2S। अब जैसे ही मैं ये चीज पढ़ाता हूं, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आते लगता है, सर हमने तो ये पढ़ा था कि जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई चीज है वो टूटती नहीं है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई चीज टूटती नहीं है, ये वाटर के रिस्पेक्ट में पढ़ा है हमने। हो सकता है ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है H2S के रिस्पेक्ट में तो इम्परफेक्ट है, लेकिन किसी और रिएजेंट के रिस्पेक्ट में ये परफेक्ट हो जाए। अगर इसको आप पानी में डालोगे तब ये ऐसे डिसोसिएट नहीं होगा, इसका मतलब ये पानी के रिस्पेक्ट में परफेक्ट है। मेरी बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए। ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, इसको पानी में डालो डिसोसिएट नहीं होता, तो वाटर के रिस्पेक्ट में परफेक्ट है। H2S के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, आयंस में डिसोसिएट नहीं हो रहा, मतलब H2S के रिस्पेक्ट में भी परफेक्ट है। हो सकता है कोई रिएजेंट ऐसा हो, उस रिएजेंट के साथ ये रिएक्ट कर ले, उस रिएजेंट के साथ ये डिसोसिएट हो जाए, तो मैं बोलूंगा ये इम्परफेक्ट है उस पर्टिकुलर रिएजेंट के रेस्पेक्ट में। मेरी बात समझ में आई ना? तो मतलब परफेक्ट और इम्परफेक्ट एक कोई जनरल डेफिनेशन नहीं कह सकते कि इसके रिस्पेक्ट, हमेशा परफेक्ट और इम्परफेक्ट किसी एक पर्टिकुलर रिएजेंट के रेस्पेक्ट में डिफाइन होता है। अभी तक जो हम लोग कह रहे थे कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई चीज डिसोसिएट नहीं होती, वो हम लोग वाटर के रिस्पेक्ट की बात कर रहे थे, किसी रिएजेंट के रिस्पेक्ट में नहीं बात कर रहे। अगर आपने कोई रिएजेंट लिया है तो हो सकता है कि आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो डिसोसिएट हो जाए। मेरी कहानी तुम्हें समझ में आएगा? एक बार मुझे थम्स अप करके बताओ। जिसको नहीं समझ में आया वो थम्स डाउन भी कर सकता है ना? जिसको नहीं समझ में आया वो थम्स डाउन भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यस यस यस, जल्दी से बताइए। जिसको नहीं समझ में आया थम्स डाउन कर सकता है, जिसको समझ में आ गया थम्स अप कर सकता है कि सर एकदम क्लियर हो गया। यस, ये एक रिलेटिव टर्म है। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, जोरदार, है ना? ये एक रिलेटिव टर्म है, एक के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है, आपको बताना है कि इसके रिस्पेक्ट में परफेक्ट है, इसके रिस्पेक्ट में परफेक्ट नहीं है, इसके रिस्पेक्ट में इम्परफेक्ट है। मेरी समझ में आई बात? यस। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स H2S के रिस्पेक्ट में इम्परफेक्ट था, बिकॉज H2S के रिस्पेक्ट के साथ रिएक्ट करने से डिसोसिएट हो गया। ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है H2S के रिस्पेक्ट में परफेक्ट है, क्योंकि H2S के साथ कोई रिएक्शन नहीं शो कर रहा, ये आयनाइज नहीं हो रहा। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं ना, उससे तुम्हारी कहानी एकदम जोरदार समझ में आ जाएगी। तुम बोलोगे सर वाह मजा आ गया, मतलब, है ना? आप बोलोगे सर एकदम अब तो क्लियर हो गया, अब तो हमें समझने से कोई रोक ही नहीं सकता। एक बहुत ही आसान सा एग्जांपल है, AgNH3 ट्वाइस Cl, है ना? ऐसे लिखा है मान लो। ठीक है, अब देखना, इसकी मैंने रिएक्शन करवाई है किस किस के साथ? एक बार मैंने इसकी रिएक्शन करवाई, किस किस के साथ रिएक्ट करवाएं बताओ आप? एक बार मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी लेट से KCl के साथ, है ना? KCl के साथ। एक बार मैंने इसकी रिएक्शन करवाई KBr के साथ। एक बार मैंने इसकी रिएक्शन करवाई KI के साथ। और एक बार मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी मान लो एक्सिस KCl के साथ। समझना आप लोग अच्छे से, है ना? अच्छे से समझना। तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि जब KCl के साथ रिएक्ट किया तो कोई पीपीटी नहीं मिला, नो पीपीटी, कोई रिएक्शन नहीं मिला, है ना? जब इसने AgBr के साथ रिएक्ट किया तब भी इसको कोई पीपीटी नहीं मिला, लेकिन जब इसने KI के साथ रिएक्ट किया तो इसको AgI का प्रेसिपिटेट मिला। समझना आप लोग। और जब एक्सिस KCl के साथ रिएक्ट किया तब भी इसको AgCl का प्रेसिपिटेट मिला। अब तुम मुझे एक बात बताओ कि ये परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है किस किस के रिस्पेक्ट में? परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है किस किस के रिस्पेक्ट में? परफेक्ट कॉम्प्लेक्स विद रिस्पेक्ट टू, और इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है एक सेम ही कॉम्प्लेक्स है। ये मैंने एक मतलब एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन दिया, ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होता है। ये इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स होगा विद रिस्पेक्ट टू किसके? बता दोगे ना? मतलब तुम्हें कहानी समझ में आ गई है। इस टॉपिक को मैं यही खत्म कर दूंगा और आगे चल जाऊंगा। हाँ, तुम तो ये बता दो, बस इतना बता दो मुझे, फिर कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया?
ये किसके साथ पीपीटी नहीं दे रहा, किस किस के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा? सर केसीएल के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा तो परफेक्ट, सर केबीआर के साथ भी रिएक्ट नहीं कर रहा तो परफेक्ट। सर रिएक्ट कर रहा है किस किस के साथ? अगर आपने केआई ले लिया तो प्रेसिपिटेट मिल गया, मतलब केआई के साथ इम्परफेक्ट, और साथ में एक्सिस एक्सिस केसीएल के साथ भी इम्परफेक्ट। अब बता दो, अब तो ठप्पा लग गया ना। मतलब एक ही कॉम्प्लेक्स है, एक रिएजेंट के रिस्पेक्ट में परफेक्ट हो सकता है, एक रिएजेंट के रिस्पेक्ट में इम्परफेक्ट हो सकता है। इसीलिए कहता हूं ये एक जनरल टर्म है, शक्ल देखने से नहीं पता लगेगा। अगर कोई आपसे कह दे कि ये वाला परफेक्ट है कि इम्परफेक्ट है, जोर से कान पे थप्पड़ मारियो उसके, बोले कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है? शक्ल देखने से थोड़ी पता लगता है कि ये कैसा है। इंसान की अगर आप शक्ल देखते हो उसके गुणों का थोड़ी ना पता लगता है कि ये बंदा अच्छा है बुरा है ना। कुछ लोगों की तो शक्ल पे लिखा होता है, लेकिन फिर भी मतलब जनरली ऐसा होता है कि नहीं पता लगता। मेरी शक्ल देख के तुम्हें थोड़ी ना पता लग सकता है कि मैं कैसा इंसान हूं, है ना। जब इंसान मुंह खोलता है, जब आप उसके साथ थोड़ी देर टाइम बिताते हो, तभी तो पता लगता है कि यार ये किस तरह का इंसान है ना। तो इस किसी भी कॉम्प्लेक्स की शक्ल देखने से कभी नहीं पता लगेगा कि ये वाला कॉम्प्लेक्स परफेक्ट है या फिर इम्परफेक्ट है। आपको उसके किसी रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाओगे, अगर वो रिएक्शन करेगा तो इम्परफेक्ट होगा, नहीं करेगा तो परफेक्ट होगा। इतनी सी कहानी है और कोई कहानी नहीं है। कहने का मतलब ये है, डायरेक्ट आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ऐसा कोई रिलेशन देगा, ऐसी कोई रिएक्शन देके आपसे पूछेगा कि परफेक्ट है या फिर इम्परफेक्ट है ना। समझ में आई मेरी बात? अरे समझ में आ गया क्या? है ना। अरे मेरा तो बता सकते हो ना यार, हमने तो बहुत सारा टाइम साथ बिताया है। अरे मतलब साथ बिताने का मतलब क्लास में हम लोग रहे हैं ना साथ, आप पर्दे के इस तरफ थे, उस तरफ थे, मैं पर्दे के इस तरफ हूं, है ना। तो थोड़ा बहुत पता लग सकता है ना। और वो भी थोड़ा बहुत ही पता लगता है, क्योंकि इंसान कैमरे के सामने अलग होता है और कैमरे के पीछे अलग होता है ना। इंसान जो होता है ना, उसने बहुत सारे अपने नकाब चढ़ा रखे होते हैं, है ना। और वो जो नकाब है वो हर जगह के लिए अलग नकाब है, मुखौटा जिसको आप लोग बोलते हो ना। इंसान का सोशल लाइफ अलग है, वो सोशल लाइफ में कुछ अलग तरीके से बिहेव करता है ना। और जो अपनी पर्सनल लाइफ होती है उसमें वो अलग तरीके से बिहेव करता है, जिसकी प्रोफेशनल लाइफ होती है उसमें अलग तरीके से बिहेव करता है ना। तो हर इंसान का अलग अलग बिहेवियर है। इसी वजह से आप लोग कहीं सुनोगे ना कि यार ये जो बंदा है ना, ये तो यार फालतू इंसान है, लेकिन दूसरा बंदा कहेगा नहीं यार ये तो बहुत अच्छा इंसान है। क्यों? हो सकता है किसी के साथ उसके पर्सनल टर्म्स हो, किसी के साथ उसके प्रोफेशनल टर्म्स हो, और इंसान जो होता है दोनों जगह अलग अलग होता है। बैलेंस बना के रखना पड़ता है जीवन में हमेशा, है ना। ये लोग ये चीज हो सकता है आपको भी ना पता लगे, लेकिन जैसे जैसे आप जीवन में आगे बढ़ते जाओगे, है ना, आप सब लोगों के साथ एक जैसा बिहेवियर शो नहीं कर सकते। आपको हमेशा एक से दूसरी जगह पर एक, है ना, एक बैलेंस सा क्रिएट करके रखना पड़ता है। टाइम के साथ आप लोग सीख जाते हो, और जो इंसान जितना जल्दी सीख लेता है वो बाकी लोगों से उतना जल्दी आगे निकल जाता है। सिंपल सी बात है ना। अब मान लो मैं आपके सामने अभी पढ़ा रहा हूँ, है ना, हंसते खेलते पढ़ा रहा हूँ एकदम बढ़िया ढंग से, है ना। अब अगर मान लो मैं ऐसे ही मेरे सामने कोई सोशल लाइफ में मान लो किसी एक बंदे से मिला और मैं यही चीज ऐसे बोलूं तो बोलेगा पागल वागल है क्या, कैसे ऐसे क्यों रहा है बिना बात की, है ना। मतलब ऐसे कैसे बात कर रहा है ये, तो वो लोग फिर अलग अलग आपके लिए वो बना लेंगे कि मतलब ये ऐसा है वो ऐसा है। यस, हाँ, तुम साला मतलब ये तुम गर्लफ्रेंड, और यही ध्यान रखना। तो एक जना कह रहा है गर्लफ्रेंड के साथ अलग, वाइफ के साथ अलग, मतलब हे ऊपर वाले, तौबा तौबा, सुबह सुबह ही मतलब कितनी गंदी गंदी बातें करते हो तुम लोग। हाँ आगे आ जाओ, आगे आओ। सिग्मा, सिग्मा एंड पाई कॉम्प्लेक्सेस। हाँ आ जाओ आ जाओ, आओ। सिग्मा एंड पाई कॉम्प्लेक्सेस एक और क्लासिफिकेशन है बेटा, देखो बहुत आसान है, इस पे मैं टाइम नहीं लगाऊंगा ज्यादा। सिग्मा कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया, इन दीज कॉम्प्लेक्सेस ऑल द लिगेंड्स आर लोन पेयर डोनर्स। सिंपल सी कहानी, सारे के सारे जो लिगेंड्स है वो कैसे हैं, लोन पेयर डोनर्स हैं। यस, सारे के सारे जो लिगेंड्स हैं दादा वो कैसे हैं, वो कैसे हैं, सिंगल है ना, जिसमें लोन पेयर वाले डोनर है, मतलब सिग्मा डोनर्स हैं सारे के सारे। जैसे मान लो ऐसे लिखा ना हम लोगों ने CuNH3 SO4, ये वाले में सारे के सारे सिग्मा डोनर है। अभी मैंने आपको बताया था सिस प्लेटिन, उसमें सारे के सारे सिग्मा डोनर है। अभी मैंने आपको बताया था विल्किंसन कैटलिस्ट, है ना, उसमें सारे के सारे सिग्मा डोनर है। ठीक है ना। तो ये जहां पर सिर्फ और सिर्फ लोन पेयर डोनर हो लिगेंड्स, उनको आप लोग बोलोगे क्या, सिग्मा कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है। और दूसरा है पाई कॉम्प्लेक्सेस, दूसरा है पाई कॉम्प्लेक्सेस। पाई कॉम्प्लेक्सेस मतलब जिसमें एटलीस्ट वन लिगेंड ऐसा होना चाहिए जो पाई डोनर हो, एटलीस्ट वन लिगेंड ऐसा होना चाहिए जो पाई डोनर हो।
एटलीस्ट वन लिगेंड ऐसा होना चाहिए जो पाई डोनर हो, है ना। पाई डोनर के बहुत सारे एग्जांपल्स लिखवा रखे हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है फेरोसिन, है ना, वो मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं। दिस इज फेरोसिन। फेरोसिन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Fe C5, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको, Fe-eta5C5H5 होल ट्वाइस। बताइए इसमें Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, सबसे पहले तो ये बताओ तुम मुझे, है ना। फेरोसिन हो गया, इसमें Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, जल्दी बताओ। इसमें Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? हाँ, एक होता है जी सॉल्ट, है ना, KPT। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स लिखवा सकता हूं मैं हालांकि, लेकिन फिर भी मैं ये वाला एग्जांपल लिखवा रहा हूं क्योंकि बड़े फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, है ना। जल्दी बताओ Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, जल्दी बोल दो। हाँ सर, ये जो eta5C5H5 था, ये क्या था, ये सर ये था, ये था सर, ये था। डोनेशन हो रहा है कितने इलेक्ट्रॉन्स का, 6 इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन हो रहा है सर। या फिर ऐसे भी लिखा हो सकता था πC5H5, ऐसे भी लिख सकता था वो, है ना। इसने eta5C5H5 लिखा है सर। इस पे टोटल चार्ज -1 होता है, तो इन दो पे टोटल चार्ज -2 होगा, तो Fe पे +2 होगा। समझ गए ना। तो सर ये वाला जो एग्जांपल है फेरोसिन का, एग्जांपल याद रखना है, नाम याद रखना है, नाम याद रखना है, ठीक है ना। ये होता है फेरोसिन। फेरोसिन, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती, इसका स्ट्रक्चर बताऊं क्या, ये सैंडविच जैसा होता है, सैंडविच कॉम्प्लेक्स होता है। कैसा होता है, सैंडविच कॉम्प्लेक्सेस बहुत सारे होते हैं, आगे भी हम लोग लिखेंगे, तो धीरे धीरे पढ़ाऊंगा ना, नहीं तो सारी गड़बड़ हो जाएगी तुम्हारी। ये है Fe2+, है ना। और देखो ये ऐसा सैंडविच, ऐसा एक रिंग होती है और इस रिंग के अंदर बेचारा ये फंसा होता है। ये देखो, ये सैंडविच कॉम्प्लेक्स है ना। ये क्लासिफिकेशन होता है सैंडविच कॉम्प्लेक्स। सैंडविच का मतलब हो गया एक रिंग ऊपर है, एक रिंग नीचे है, और बीच में, नीचे कौन है, बीच में है Fe2+। सैंडविच में क्या होता है, ऊपर और नीचे तो ब्रेड ब्रेड होती है, और अंदर क्या लगा होता है उसमें, समझ गए तुम लोग, है ना। यस, अंदर होता है माहौल, मसाला, है ना, जबरदस्त चीज। तो ऐसे ही है Fe2+, बीच में, ऊपर एक रिंग, दूसरी एक रिंग, सैंडविच की तरह दब गया बेचारा, है ना। सो दिस इज सैंडविच कॉम्प्लेक्स। डन। और बिल्कुल सेम यही चीज है जीसे सॉल्ट के साथ, जी सॉल्ट भी बोलते हैं, KPtCl3 eta2C2H4। सर ये पाई लिगेंड है सर, ये पाई लिगेंड है, बताया था आप लोगों को, पाई डोनर, पाई एक्सेप्टर। तो ये कौन सी कॉम्प्लेक्स, कौन सी कैटेगरी में आएगा, पाई कॉम्प्लेक्स वाली कैटेगरी में आएगा सर। ये वाला भी पाई कॉम्प्लेक्स वाली कैटेगरी में आएगा, बिकॉज ये रहा सर पाई डोनर, पाई एक्सेप्टर। समझ गए ना, नाम याद रख लेना। यस, नाम याद रख लेना। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं ना, इंपॉर्टेंट जो नाम है ना वो एग्जांपल्स में लिखवा रहा हूं, ताकि फेरोसिन तुम्हारे दिमाग में इतनी बार आ जाए ना सामने से, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स इतनी बार तुम्हारे सामने से आ जाए, है ना, प्रूशियन ब्लू कलर का फॉर्मूला तुम्हारे इतने सामने आ जाए कि तुम याद नहीं भी रखना चाहो ना तब भी याद हो जाए। यस, समझ गए ना। तो इसी वजह से मैं ये वाला एग्जांपल साथ साथ लिखवाता आ रहा हूं आप लोगों को। एक क्वेश्चन है, पाई बॉन्डिंग इज नॉट इन्वॉल्व इन, ये मैं आपको होमवर्क में दूंगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, इसको आप लोग खुद से करोगे, ठीक है। डन। आइए अब इसके बाद हम लोग लास्ट आधे घंटे में किसकी बात करेंगे, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करेंगे, ठीक है ना। किसकी बात होगी अब, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बताओ भाई, यहां तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा, मजा आया कि नहीं आया तुम्हें पढ़ के आज। हाँ, मजा बहुत जरूरी है, किसी भी चीज में आनंद आना बहुत जरूरी है। जब तक आनंद नहीं आएगा तब तक इंसान लंबा खेल नहीं खेल पाता। देखो सीधी सी बात ये है ना, लंबी पारी खेलने के लिए इंसान को आनंद आना बहुत जरूरी है। यस, आया। हाँ, आनंद आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चले चले चले, आनंद को बुलाओ। ये वाला जो टॉपिक है ना, सुन लो सुन लो, ये वाला जो टॉपिक है ना, हाँ ये वाला जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है। जैसे आप लोग आईयूपीएससी नेमिंग लिखते थे ना, आईयूपीएससी नेमिंग, आईयूपीएससी नेमिंग उधर हाइड्रोकार्बन्स में आप लोगों ने पढ़ी थी, है ना। तो वैसे ही जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं उनकी भी आईयूपीएससी नेमिंग होती है,
है ना, उनकी भी आईयूपीएसी नेमिंग होती है। ठीक है, चलो फिर इनके कुछ रूल्स होते हैं, जैसे वहां पर रूल्स थे वैसे यहां पर भी रूल्स हैं। आप अगर रूल्स को फॉलो करते जाओगे तो आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे, किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सीधी सी बात तो देखो ये। ठीक है, आ जाओ, रूल्स हैं। सर रूल्स आपकी स्क्रीन पर है। अरे आ जाओ आ जाओ, वापस पढ़ लो, पढ़ लो भाई पढ़ लो। हाँ अब पढ़ लो, आ जाओ। ठीक है, 18+20+ जो भी है अब पढ़ लो ना भाई, ये ज्यादा जरूरी है ना। वो 18+ तो खड्डे में डुबाएगी तुम्हें, ये देख लो तुम, वो ज्यादा फायदेमंद है ना। हाँ ये वाले तुम्हारे लिए ज्यादा फायदेमंद है। उन सारी चीजों को छोड़ो, अभी ये जो अगला 4-5 महीने का टाइम है ना, 4-5 महीना तो मैं बोल रहा हूँ, मतलब एडवांस तक की बात कर रहा हूँ, है ना। तब तक थोड़ा जो ये चीजें है ना, इनसे थोड़ा हाय तौबा कर लो, है ना। इनको बोलो भाई तू घर बैठ जा, है ना। और जिनके पीछे तुम कभी, है ना, वो लट्टू हुए फिर रहे हो ना इधर उधर, है ना, उनकी गलियों के चक्कर काटते फिर रहे हो, उनको भी थोड़ा बाय बाय बोल दो, टाटा बाय बाय बोल दो, बोले यार अभी थोड़ा रेस्ट करो, एक बार मेरा एग्जाम अच्छे से हो जाए और फिर उसके बाद देखेंगे जो भी रहता है क्या रहता है ना। हाँ अब उनको तुम अपने पीछे घूमने दो। हमेशा एक चीज ध्यान देना, जब किसी चीज को तुम लोग ज्यादा तड़प से पाने की कोशिश करोगे ना, वो चीज आपसे उतनी दूर जाने लगती है ना। एक थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखो तो वो चीज तुम्हें मिलने के चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। समझ गए हो तुम, मुझे पता है कि कहां पर मैं टारगेट कर रहा हूं, है ना। तो ये वाला जो टाइम है ना, इसमें बाकी सारी चीजों को थोड़ा दूर रखो अपने पास, है ना। वो ऐसी 2 लाइन्स भी है ना, आ, कि अब ना तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने का गम। सुनना, ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए इस समय, है ना। इस समय जब आप पढ़ाई कर रहे हो और जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए, कि अब ना तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने का गम, बीत गया वो जमाना जब दीवाने थे हम, है ना, जब तेरे दीवाने थे हम। तो भाई इस समय थोड़ा सा ऐसा ही एटीट्यूड रखो, है ना, कि ना तो आपकी किसी के जाने से आपको गम होना चाहिए, ना किसी के आने से आपको खुशी होनी चाहिए, है ना। वो जमाना बीत गया है ना, वो अब तुम्हारा टाइम सिर्फ पढ़ने का है। आओ देख, आइए आइए। सबसे पहली चीज, नोमेनक्लेचर में कुछ रूल्स हैं, मैं चाहता हूं आप इन रूल्स को एज इट इज वैसे ही ध्यान रखो जैसे कि यहां पर लिखे हुए हैं। यस, हाँ देखो सबसे पहली चीज क्या लिखी है कि जब भी हम लोग नाम लिखते हैं, देखो आपके सामने लिखा है ये NaCl, इसका नाम क्या लिखते हो आप? सोडियम क्लोराइड। क्या लिखते हो दादा? सोडियम क्लोराइड लिखते हो, है ना। तो देखो जो केटाइनिक पार्ट होता है उसका नाम हमेशा पहले लिखा जाता है और फिर उसके बाद एनायनिक पार्ट का नाम लिखा जाता है। क्लियर क्लियर क्लियर, है ना। सबसे पहले केटायन का नाम लिखना है, फिर उसके बाद एनायन का नाम लिखना है। इस चीज को हमेशा ध्यान देना, जब भी कॉम्प्लेक्स आएगा, चाहे कैसा भी कॉम्प्लेक्स हो, जैसे मान लो K4FeCN6 है, जब आप इसका नाम लिखोगे, है ना, तो ये वाला केटाइनिक पार्ट है, इसका नाम पहले लिखना है। जैसे मान लो CuNS3 4SO4 ये वाला लिखा है, इसमें ये वाला केटाइनिक पार्ट है, इसका नाम पहले लिखना है। मेरी बात समझ में आ गई? यस यस, हाँ तो देखो ये लिखा है, द केटायन इज नेम्ड फर्स्ट इन बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। इट डजंट मैटर क्या है कैसा है, वो केटायन कॉम्प्लेक्स है, सिंपल केटायन है, कैसा भी हो, सबसे पहले केटायन का नाम लिखना है, फिर उसके बाद एनायन का नाम लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो, जब भी आप लिगेंड्स का नाम लिखते हो, तो हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। यस, हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। जैसे मान लो आपके सामने एक एग्जांपल मैं दे दूं, के लिखा है ना, यहां पर लिखा है पीटी मान लो, ऐसे लिखा है पीटी, है ना, NS3 ट्वाइस ClBr, देखो ये लिखा है ना। अगर आपसे इसका नाम लिखने को बोला जाए, आप लोग बोलोगे सर ये वाला कॉम्प्लेक्स कौन सा है? ये वाला है अमाइन, ये वाला है क्लोरो, यस ये वाला है ब्रोमो। जब आप इनका नाम लिखोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करोगे, और मेरे हिसाब से अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो तुम्हें आता है, ABCD तुम्हें आती है। सबसे पहले A आता है, पहले आएगा, फिर B आता है, दूसरे नंबर पे आएगा, C आता है, तीसरे नंबर पे आएगा। वाह सर क्या बात बोली है, मतलब बहुत जोरदार है ना। आओ आगे चलते हैं। अगला रूल ये कहता है कि जो एनायन होते हैं उसके नाम के लास्ट में O आता है, और जो केटायन होते हैं उसके नाम के लास्ट में IUM आता है। ये चीज मुझे पता थी पहले से ही, इसी वजह से मैंने जितने भी तुम्हें नाम लिखवाए सारे के सारे AIOU इसके साथ ही लिखवाए। याद है ना। जैसे ये वाला जो आयन होता है, एसिटेट आयन होता है, मैंने आप लोगों को बोला था इसका क्या नाम लिखना है? एसिटेटो लिखना है। ये ऐसे लिखवाए थे तुम्हें, है ना। जैसे ये क्लोराइड होता है, लिखवाया था ना,
क्लोराइड होता है तो आइड होता है उसके लास्ट में, क्लोराइडो लगा दो। ये सल्फेट होता है जिसके लास्ट में एट आए, एटो लगा दो, सल्फेटो, है ना, ये क्या बन जाएगा, सल्फेटो बन जाएगा, बताया था ना। सल्फाइट आइट होता है, आइटो हो जाएगा, सल्फाइटो हो जाएगा। ये नाम मैं पहले ही तुम्हें लिखवा चुका हूं। अरे बोलो। और जितने भी न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, जितने भी न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, सारे के सारे न्यूट्रल लिगेंड के नाम मैंने तुम्हें पहले लिखवा दिए। मुझे पता था ये एक दिन मुझे जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैंने नाम ही तुम्हें उसी हिसाब से बताया। यस, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बहुत बढ़िया सर, ये चीज भी हम लोगों ने पहले पढ़ ली। अब देखो, मान लो एक लिगेंड ऐसा है, मान लो एक लिगेंड ऐसा है जो एक से ज्यादा बार आ रहा है ना। जैसे मान लो ये वाला एग्जांपल मैं लिख रहा था ना, अभी एक एग्जांपल लिखा था कि सॉरी, ये वाला एग्जांपल लिखा था ना, पीटी NH3 ट्वाइस Cl Br, ये लिखा है ना। तो अगर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक लिगेंड दो या दो से ज्यादा बार आ रहा है, तो अगर वो दो बार आ रहा है, जैसे इसका नाम क्या लिखोगे, ये लिखोगे डाई अमाइन, है ना। दो बार आए तो डाई लगाना है, तीन बार आए तो ट्राई लगाना है, चार बार आए तो टेट्रा लगाना है, पेंटा लगाना है, हेक्सा लगाना है, चलता रहेगा ऐसे, है ना। ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ठीक है ना, चार पांच छह, छह से ज्यादा नहीं आएगा, हेक्सा, हेप्टा, वो तो चलता रहता है, तुम्हें बताइए। ये उसके लिए प्रीफिक्सेस, इनको क्या बोलते हैं, प्रीफिक्सेस बोलते हैं। प्रीफिक्स क्यों, नाम से पहले आते हैं। अमाइन से पहले आता है डाई, इस वजह से इसको प्रीफिक्स बोला है, प्रीफिक्स होता है। अब मुझे एक बात बताओ, एक बात तुम मुझे बताओ, एक बात तुम मुझे बताओ, जब आप इसका आयु देखो, जैसे इसका नाम डाईअमाइन लिखा आपने, यह है सर क्लोरो और यह है सर ब्रोमो। अब मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, जब आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर कंसीडर करोगे, जब आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर कंसीडर करोगे, तो डी कंसीडर करोगे इसका या फिर ए कंसीडर करोगे, मुझे बताओ जल्दी से। हाँ, कितने लोगों को देखें ये चीज पता है। जब आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर कंसीडर करोगे तो इसका डी कंसीडर करोगे या फिर ए कंसीडर करोगे, प्रीफिक्स कंसीडर करोगे या फिर एक्चुअल नेम कंसीडर करोगे, वो बताओ। जल्दी बताओ। यस, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा है। ये जो प्रीफिक्सेस होते हैं ना, जो भी आप प्रीफिक्स यूज करते हो, कभी भी उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इंक्लूड नहीं करना है ना। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इंक्लूड नहीं करना है, जो एक्चुअल नाम है वही कंसिडर करना है ना। नाम है अमाइन तो ए आएगा, ठीक है ना, इस बात को याद रखें। अब देखो, कई बार ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, कई बार ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं कि जहां पर किसी लिगेंड के नाम में ही डाई ट्राई टेट्रा आ जाता है ना। जैसे मान लो ये वाला एग्जांपल लिख दूं मैं ऐसे, पीटी, या फिर कोई मान लो ऐसे लिखा है MEN ट्वाइस Cl2, ऐसे लिखा है, एक बार के लिए मान लो। ये जो ईएन है, इसका नाम ही क्या होता है, इथाइलिन डाइअमाइन। इसका नाम ही क्या होता है, इथाइलिन डाइअमाइन। अगर किसी लिगेंड के नाम में ही डाई आ जाए, टेट्रा आ जाए या फिर ट्राई आ जाए, तो ऐसे लिगेंड का अगर नंबर बताना है, भाई ये वाला दो बार आ रहा है, तो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे डाई इथाइलिन डाइअमाइन, नहीं, ये गलत हो जाएगा, है ना, ये गलत हो जाएगा। अगर किसी लिगेंड के नाम में डाई ट्राई टेट्रा आ जाए, तो ऐसे लिगेंड का नंबर बताने के लिए क्या यूज किया जाता है, बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस, है ना। तुम ज्यादा फील में मत आ जाना बे, हाँ ठीक है। ये KISS नहीं है, ये क्या है, KIS है, ये ध्यान रखना। इसका नाम लिखते टाइम पहले क्या लिखोगे, बिस, और फिर उसको बिस में ब्रैकेट में लिख दोगे, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई। तो जब भी किसी लिगेंड के नाम में बिस, ट्रिस, टेट्राकिस आता है, तो आप लोग सॉरी डाई ट्राई टेट्रा आता है, तो ऐसे लिगेंड्स का नंबर बताने के लिए बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस ये यूज करना होता है, ठीक है ना। हाँ, ज्यादा फील में मत आना बेटा। और कई बार ना ऐसा भी बोला जाता है कि जो ऑक्सी आयंस होते हैं ना, ऑक्सी आयंस, ऑक्सी एनायंस होते हैं ना, उनका नंबर बताने के लिए भी आप लोग बिस, ट्रिस, टेट्राकिस यूज करते हो। जैसे सल्फेट आयन अगर दो बार आ रहा है, तो उसको डाई सल्फेटो ना करके बिस सल्फेटो आप कह सकते हो, ना क्या लिखोगे, बिस सल्फेटो, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ। हाँ, फिर उसके बाद सबसे लास्ट, सबसे लास्ट, हाँ जी, सबसे लास्ट में आता है ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है मेटल की,
इन केटायन एनायन एंड न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज इंडिकेटेड बाय रोमन न्यूमेरिकल इन पैरेंथेसिस, है ना। जैसे मान लो अगर किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ लिखना है, जैसे लेट से यहां पर पीटी का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है ना, +2 आ रहा है, तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको ब्रैकेट में लिखना है और रोमन में लिखना है, ठीक है ना। ऐसे ब्रैकेट में लिखना है और रोमन में लिखना है। 2 है तो ऐसे लिख दो, 3 है तो ऐसे लिख दो, है ना। 4 है अगर मान लो तो आप इसको ऐसे बना दो, 5 है तो तुम जानते ही हो कैसे बनाना है, ठीक है ना। 5 है तो ये बना दिया, 6 है तो ये बना दिया, 7 है तो इस तरह से रोमन में लिखा जाता है। आइए सबसे लास्ट की बात करते हैं। सबसे लास्ट जो है वो है इफ द कॉम्प्लेक्स एनायन, है ना। ये चीज बहुत जबरदस्त है, हाँ। जो कॉम्प्लेक्स आयन अगर एनायन है, बेटा फालतू बात मत करो यार, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो। ओह, ये ना थोड़ा बहुत क्लास में हंसी मजाक की बात चलती रहती है, उसको ज्यादा सीरियस लेके तुम लोग फिर अगर ये मतलब फालतू चीज लिखोगे ना और बकवास करोगे ना, तो मैं फिर से फिर ये कोई बातें नहीं करूंगा फिर फालतू ऐसी, सिर्फ और सिर्फ फिर पढ़ाई की बात करूंगा मैं तो जाता हूँ साला, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फालतू में तुम बोर हो जाते हो, तो थोड़ा सा क्लास में माहौल थोड़ा बढ़िया बना रहे, तो जो चीज जहां मैंने बोल दी उसी को थोड़ा फील लेके खत्म करो बात को, है ना, फिर उसको लंबा मत चलाओ, ठीक है, समझ गए। बताओ बताओ, नहीं तो फिर ऐसी कोई बात ही नहीं होगी, मैं चैट बंद कर दूंगा, है ना। मैं इसीलिए नहीं करता हूँ, मेरी क्लास में आप देखोगे चैट वैट मैं बंद नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना होता है कि अगर मैं यहाँ पर कोई बात आपको कह रहा हूँ तो आप मेरी बात मानोगे, है ना। इतना थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस है, हो सकता है ये कॉन्फिडेंस किसी दिन टूट जाए, वो बात अलग है, लेकिन अभी तक मेरा कॉन्फिडेंस है कि जो मैं कहूंगा आप लोग मान लोगे उस बात को, है ना। जब मैं कह रहा हूँ अभी रुक जाओ, फिर पढ़ाई कर लो, तो मतलब पढ़ लो अभी यार, है ना। हाँ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ जी। देखो क्या कह रहा है, अगर आपका कॉम्प्लेक्स आयन एनायन है, अगर ऐसे मान लो आपका जो मेटल है ना, ऐसे मान लो जो आपका मेटल है वो नेगेटिव पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स में आ रहा है, जैसे मान लो एक एग्जांपल लिखा है मैंने CuNH3 4SO4, इसमें जो आपका मेटल है ना, मेटल वो पॉजिटिव पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स में आ रहा है ना। आपका जो मेटल है वो पॉजिटिव पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स में आ रहा है, लेकिन तो इसका जो नाम लिखोगे ना, नाम जो कॉपर है वो कॉपर ही लिखा जाएगा ना, जैसे जो नाम है वही लिख दो, कॉपर है, आयरन है, सिल्वर है, वही लिखा जाएगा। लेकिन अगर मान लो ऐसा कुछ हो गया कि जो आपका मेटल है वो नेगेटिव पार्ट ऑफ द लिगेंड में आ रहा है, ये देखो कॉम्प्लेक्स में आ रहा है, ये कॉम्प्लेक्स का नेगेटिव पार्ट है ना, ये कॉम्प्लेक्स का नेगेटिव पार्ट है। अगर आपका मेटल, सुनना मेरी बात को अच्छे से, यस अच्छे से सुनना, अगर आपका मेटल नेगेटिव पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स में आ रहा है तो उस मेटल के नाम के लास्ट में 8 लगाना है, उस मेटल के नाम के लास्ट में क्या लगाना है, 8 लगाना है। क्या कह रहा हूं मैं, अगर मेटल आपका नेगेटिव पार्ट ऑफ लिगेंड में आता है, सुन लो मेरी बात, अगर आपका मेटल नेगेटिव पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स में आता है, बार बार मैं लिगेंड क्यों बोल रहा हूं, अगर आपका मेटल नेगेटिव पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स में आता है तो हमेशा उस मेटल के नाम के लास्ट में 8 लगता है। यहां आप आयरन नहीं लिखोगे, यहां आप लिखोगे फेरेट लिखोगे, है ना। क्या लिखा जाएगा, फेरेट लिखा जाएगा। मेरी बात तुम्हें समझ में आई क्या, ये वाली बोलना पड़ेगा क्या ये बात तुम्हें समझ में आई क्या। यस यस यस, जब भी, वापस सुन लो, जब भी आपका मेटल नेगेटिव पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स में आएगा उस मेटल के नाम के लास्ट में 8 लगेगा, है ना। और अगर मान लो पॉजिटिव में आ रहा है तो जो नाम है वही लिख देना, कॉपर है तो कॉपर, आयरन है तो आयरन, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट, बाकी सब कुछ वैसे, है ना। तो सर ऐसे कुछ 2-4 नाम बता दो हमें मेटल के जो इस तरह से लिखना हो हमें। आओ देखें कुछ 2-4 मैं आपको नाम बताता हूं, जैसे मान लो यही आ गया, एफ ही आ गया, है ना। इसका नाम तो है आयरन, लेकिन अगर ये नेगेटिव पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स में आता है तो आप इसका नाम क्या लिखोगे, फेरेट लिखोगे, है ना। क्या लिखोगे, फेरेट लिखोगे, ठीक है ना। जैसे मान लो जिंक है, अगर ये पॉजिटिव पार्ट में आ रहा तो जिंक लिखोगे, लेकिन अगर ये नेगेटिव पार्ट में आ रहा है तो आप इसको जिंकेट करोगे, यस। जैसे मान लो कॉपर है, अगर आपका कॉपर पॉजिटिव पार्ट में आ रहा तो कॉपर ही लिखोगे, लेकिन अगर वो नेगेटिव पार्ट में आता क्यूपरेट लिखोगे, यस। और बताओ, एजी है, एजी अगर पॉजिटिव पार्ट में आ रहा है तो क्या लिखोगे, गोल्ड ही लिखोगे, है ना। गोल्ड कहां से आ गया, सिल्वर ही लिखोगे। लेकिन अगर मान लो
अगर वो मान लो पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट ऑफ द लिगेंड में आ रहा है तो अर्जेंटेट लिखोगे, है ना, अर्जेंटेट लिखोगे। जैसे एक होता है एयू, ये होता है गोल्ड, है ना, ये क्या होता है गोल्ड। अगर ये पॉजिटिव पार्ट ऑफ द लिगेंड में आ रहा तो गोल्ड ही लिखोगे, लेकिन अगर नेगेटिव पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स में आ रहा तो ऑरेट लिखोगे, है ना। एक होता है पीबी, लेड ही लिखोगे, लेकिन नेगेटिव पार्ट में अलग लिखा जाएगा, एसएन नेगेटिव पार्ट में अलग लिखा जाएगा। बताओ देखिए, हाँ पीडी पीडी, हाँ पीबी लिखो, पहले पीबी, पहले पीबी लिखो, फिर उसके बाद एसएन लिखो, फिर उसके बाद एच जी लिखो, है ना। एक और होता है एच जी, है ना, ये भी लिख दो। ये होता है डब्ल्यू एक्स वाई जेड, है ना, हाँ। फटाफट देखो, हाँ कोबाल्ट नहीं लिखा ना हमने, हाँ कोबाल्ट भी लिख दो, पीबी भी लिख दो। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, हम्म, पीबी क्या लिखते हो, पीबी, पीबी, पीबी क्या लिखोगे, यस यस यस, पीबी के लिए क्या लिखोगे, पीबी के लिए क्या लिखोगे, वेरी गुड बेटा, प्लम्बेट लिखा जाएगा, है ना, प्लम्बेट लिखा जाता है ना। और इसके लिए टिन होता है वैसे तो, लेकिन यहां क्या लिखोगे, स्टेनेट लिखोगे, क्या लिखोगे, स्टेनेट लिखोगे, ठीक है, प्लम्बेट स्टेनेट, ठीक है। हाँ जी, और अगर कुछ और नाम भूल गए हैं तो एक बार देख लेते हैं। ये तो लिख लोगे ना, ये मरकरी होता है ना, मर्क्यूरेट लिखोगे, मर्क्यूरेट। डब्ल्यू क्या होता है, टंगस्टन होता है, टंगस्टेट लिखोगे, है ना। ये कोबाल्ट होता है, कोबाल्टेट लिखोगे। ये पीबी होता, अरे पीबी तो आ गया ना, पीडी, पीडी लिखोगे, पीडी लिख लो चलो, या पीटी लिख दो, पीटी, पीटी क्या लिखोगे, प्लेटिनेट, प्लेटिनेट, है ना। हाँ पीबी भी लिख दो, चलो पीबी लिख दो, पीबी लिख दो, आप सीआर भी लिख दो, है ना। तो ये सीआर, तो क्या हो गया भाई, पीबी नहीं बे, पीडी लिखना है, क्या खा गया है पता नहीं। हाँ देखो, पीडी क्या हो जाएगा, पैलेडेट, ये पैलेडियम होता है ना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, क्रोमेट, ये क्या हो जाएगा, क्रोमेट, क्रोमियम होता है ना, क्रोमेट, है ना, क्रोमियम का क्या बन जाएगा, क्रोमेट बन जाएगा, है ना। यस, और बताओ देखें, और कोई याद आ रहा है क्या तुम्हें, हाँ और कोई याद आ रहा है क्या तुम्हें, और कुछ याद आ रहा है क्या तुम्हें, और हाँ एक एमएन लिख दो, चलो एमएन लिख दो, मैग्नेट लिख सकते हो, है ना, मैग्नीज होता है एमएन वैसे, है ना, मैग्नेट हो जाएगा, है ना। ये लिख लो, एक साथ लिख लो ताकि काम ही खत्म हो साला, है ना। हाँ एक ही साथ काम खत्म हो जाए, जबकि बार बार लिखने की जरूरत ही ना पड़े हमें। यस, ये जैसे एस बी होता है, एंटीमनी होता है ना, एंटीमनी, एंटीमोनेट लिख दो, है ना, एंटीमोनेट। और बताओ, जिंक आ तो गया, जिंकेट आ तो गया, जिंक तो आ गया बेटा, है ना। तो जनरली तो देखो यही यूज होते हैं यार, मतलब इससे ज्यादा तो कुछ होता नहीं है, इतना लिख दिया ना, निकलेट, निकलेट, एनआई का निकलेट हो जाएगा, है ना, निकल आए तो निकलेट लिख देना, हाँ भर गया ये तो पेज। और क्या लिख सकते हो, निकलेट तो लिख ही दोगे, हाँ अबे सोडियम नहीं आएगा, सोडियम नहीं आएगा, है ना, सोडियम नहीं आएगा। हाँ चलो ये ले, टाइटेनियम लिख देते हैं, टाइटेनेट, है ना, टाइटेनेट, टाइटेनेट, ठीक है। हाँ फटाफट से करो, नोट करो इसको, यस, ये नोट करो, नोट कर लो तो डन लिखो, फिर उसके बाद कुछ नाम लिखना सीखेंगे, है ना, कुछ नाम लिखना सीखेंगे, और फिर आपको खूब सारा होमवर्क दे देंगे, वो होमवर्क तुम लोग करके आना अगली क्लास में, फिर उसके बाद अगली कहानी पढ़ेंगे। यस यस, नोट कर लो फटाफट से, हो जाए तो डन लिख देना, आगे चल लेंगे।
हाँ हाँ, ब्रोमीन बोरेट हो जाएगा, मतलब ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे यार, फिर तो निकल एनआई लिख लो, चलो निकलेट लिख दो, है ना, एल्यूमिनियम के लिए एल्यूमिनेट हो जाएगा, ठीक है, मतलब यहाँ एल्यूमिनेट, एल्यूमिनियम के लिए एल्यूमिनेट लिख दो, चलो ऐसे बहुत सारे नाम लिख सकते हो आप लोग, है ना। ये ज्यादातर यही पूछा जाएगा, इतने इससे ज्यादा नहीं आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा, तुम टेंशन मत लो, है ना, इससे ज्यादा नहीं आएगा, इतना लिख दो बस, वो काफी है, ठीक है, हो गया, डन 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 डन, यस 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 यस, चले आगे चले, आगे चले, आइए कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं, कुछ एग्जांपल्स करते हैं, और फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में देंगे। जैसे मान लो सबसे बढ़िया एग्जांपल अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले लिखा था, ये लिख देते हैं सबसे पहले, CuNS34, CuNS34SO4, है ना, CuNS34SO4, ये वाला है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इसमें जो सेंट्रल एटम होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हम लोग सीख चुके हैं, यहां पर कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा, सीधा लिख दो, ठीक है। आओ, सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना होता है, पॉजिटिव का नाम लिखना है, फिर उसके बाद नेगेटिव का नाम लिखना है। अब पॉजिटिव में देखो मेटल और लिगेंड आ रहा है, तो लिगेंड का नाम पहले लिखोगे। लिगेंड कितने हैं, 4 है, तो 4 है तो टेट्रा, टेट्रा, और लिगेंड कौन सा है, अमाइन है, तो AMM वाला अमाइन है, टेट्रा अमाइन। फटाफट से नाम लिखते जाओ आप लोग भी मेरे साथ साथ, है ना, टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर कौन आया, कॉपर, टेट्रा अमाइन कॉपर, और कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, रोमन में लिख दी कॉपर 2, और सबसे लास्ट में आता है सल्फेट। SO4 क्या होता है दादा, सल्फेट। तो नाम चेक कर लो एक बार, टेट्रा अमाइन कॉपर 2 सल्फेट, यस, टेट्रा अमाइन कॉपर 2 सल्फेट, खत्म कहानी। समझ में आ गई बात। और देखो और एग्जांपल्स लिखते हैं, जैसे मान लो ये लिखा हो CrH2O6Cl3। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली, +3 आ रही है ना, वो हम लोगों ने देख ही लिया। सर यहां पर कितना है, हेक्सा, लिगेंड कौन सा है सर, एक्वा है सर, नाम हम लोगों ने लिख दिया था पहले ही, हेक्सा एक्वा, कौन है, क्रोमियम है, यस क्रोमियम है, और सर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। अब मुझे बताओ क्रोमियम 3, अब इसके लास्ट में ट्राई क्लोराइड लिखूं या फिर सिर्फ क्लोराइड लिखूं, ये बताइए, ट्राई क्लोराइड लिखूं या फिर सिर्फ क्लोराइड लिखूं, ये बताइए, यस यस यस, ट्राई क्लोराइड लिखूं या फिर सिर्फ क्लोराइड लिखूं, ये बताइए क्या लिखा जाएगा। जल्दी बताओ, सिर्फ क्लोराइड लिखा जाएगा, है ना, हाँ सिर्फ क्लोराइड लिखा जाएगा। ध्यान रखना जो काउंटर आयन होता है ना उसका नंबर नहीं बताना होता कभी भी आपको। जैसे यहां पर Cl3 है ना, तो इट डजंट मैटर, वो अपने आप ही पता लग गया, Cl3 तभी आएगा जब क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आएगी, है ना, Cl3 होगा तभी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 होगी। तो इस वजह से कभी भी आपको नंबर नहीं लिखना होता काउंटर आयन का, ट्राई क्लोराइड नहीं लिखना होता ना, सिर्फ क्लोराइड आएगा। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर क्लोराइडो आएगा, नहीं, यहां पर क्लोराइडो तब आता जब क्लोरीन आपका लिगेंड की तरह बिहेव करता, यहां क्लोरीन लिगेंड की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। अगर ये लिगेंड होता तब आप क्लोराइडो लिखते, ये लिगेंड नहीं है तो आप सिर्फ क्लोराइड लिखोगे, है ना। और देखो, और सब में जो आपका मेटल है वो पॉजिटिव पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स में आ रहा है, इसलिए उसका नाम लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं है ना। देखो एक और दिखा, जैसे MnH2O6 2+, ऐसे मान लो, ऐसे लिखा है। आपका जो कॉम्प्लेक्स है, आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो चार्ज्ड है, उस पर चार्ज है ना, जो कॉम्प्लेक्स है उस पर चार्ज है, तो सर इसका नाम हो जाएगा, देखो हेक्सा एक्वा मैंगनीज, हेक्सा एक्वा मैंगनीज, ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है 2+2 है ना, लास्ट में लिखना है आयन, ये चीज ध्यान रखना। अगर आपका जो कॉम्प्लेक्स है अगर उस पर कोई चार्ज है, अगर आपके कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज है तो उसके नाम के लास्ट में क्या लिखना है, उसके नाम के लास्ट में आयन लिखना है। अगर आपके कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है, अगर आपके कॉम्प्लेक्स के, ये छोटी छोटी चीजें जो मैं बोलता जा रहा हूं ना वो नाम आप लोग लिखते, ये वो चीज आप रूल अपने हिसाब से लिखते जाना, है ना। अगर किसी कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज है तो सबसे लास्ट में आयन लिखना होता है ना। ये है चार्ज है, ये आयन किसकी वजह से आया, चार्ज की वजह से आया, ठीक है, बहुत बढ़िया। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये अभी थोड़ी देर पहले लिखा था K4FeCN6, है ना, ये वाला लिखा है K4FeCN6। आइए इसमें क्या करेंगे,
सर इसमें सबसे पहले केटायन का नाम लिखेंगे। Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले केटायन का नाम लिखेंगे। केटायन कौन सा है? पोटेशियम। क्या मैं टेट्रा पोटेशियम लिखूं? नहीं, सिर्फ क्या लिखना है? काउंटर आयन का सिर्फ नाम लिखना होता है, पोटेशियम। यस, दिस इज पोटेशियम, है ना, पोटेशियम। फिर उसके बाद क्या लिखना है? हेक्सासाइनो, या फिर हेक्सासाइनो लिख दो, या फिर हेक्सासाइनाइडो सी लिख सकते हो, या फिर हेक्सासाइनाइडो भी लिख सकते हो, या फिर कई जगह पर हेक्सासाइनो भी लिखा होता है ना। इनमें से जो भी लिखा हो वो सही है ना, कुछ भी लिखा हो वो सही है। हेक्सासाइनाइडो सी लिख दिया। फिर उसके बाद जो आपका मेटल है वो नेगेटिव पार्ट ऑफ द लिगेंड में आ रहा है। मेटल आपका नेगेटिव पार्ट ऑफ द लिगेंड में आ रहा है, तो मेटल के नाम के लास्ट में 8 लगेगा, फेरेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट है 2, फेरेट 2 आएगा। यस, टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखना है बेटा, टेट्रा नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ पोटेशियम लिखना है। पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो सी, फेरेट 2। बताओ, मेरी बात तुम्हें समझ में आ गई? यस 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 यस। एक और एग्जांपल आप लिख दो, पीटी NH3 ट्वाइस Cl Br, है ना। जैसे ये वाला है कंपाउंड, इसका नाम आपको लिखना है, इसका नाम आपको लिखना है। तो सर देखो ये क्या है? सर सबसे पहले आ रहा है कौन? अमाइन। तो अमाइन कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है सर, डाई अमाइन, डाई अमाइन। यस, फिर कौन आएगा? ब्रोमाइडो, ब्रोमाइडो। फिर कौन आएगा? क्लोराइडो, यस क्लोराइडो। फिर प्लेटिनम, प्लेटिनम 2, है ना। लास्ट में क्या लिखना है? प्लेटिनम 2, बिकॉज इस प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2 है, प्लेटिनम 2। यस, प्लेटिनम 2, डन। और देखो, और आओ आगे। जैसे ये लिखा है NiCO4, क्या लिखोगे? NiCO4 क्या लिखना है सर? लिगेंड है हेक्सा कार्बोनाइल, नहीं टेट्रा कार्बोनाइल ना, हेक्सा कहां से आ गया? टेट्रा कार्बोनाइल, है ना, टेट्रा कार्बोनाइल। यस, ये कौन है सर? है निकल, टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0, है ना। अगर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है तो आप लोग क्या लिखोगे? 0 लिखोगे। तो ये कुछ सिंपल सिंपल से रूल्स हैं जो आप लोगों को फॉलो करने हैं, लिखना है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस हैं वो होमवर्क में देने जा रहा हूं। खूब सारे क्वेश्चंस हैं जो आज आपको होमवर्क मिलने वाले हैं। मैं फटाफट से बता देता हूं कौन कौन से क्वेश्चंस, जिस क्वेश्चन पे मैं टिक करूं वही वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। जैसे ये वाला कर सकते हो, ये वाला कर सकते हो, ये वाला कर लेना, ये वाला कर लेना, है ना। ये सारे आपके होमवर्क हैं। हाँ, ये वाला भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ठीक है। और हाँ, ये भी कर लेना, तो फिर ये भी कर लेना, ये तो हो ही जाएगा। ये तो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स और वो आगे सारे, है ना। ये भी करना है, ये भी कर लेना, ये भी हो जाएगा। इसको छोड़ देना अभी, है ना, इसको छोड़ देना, ठीक है ना। ये मैं अगली क्लास में करवाऊंगा, इसको भी छोड़ देना, ठीक है। और हाँ हाँ, इनको छोड़ देना भले आप, है ना। ये वाले आप लोग छोड़ सकते हो, ठीक है ना। ये वाले आपको नहीं करने हैं, ठीक है। जिस पे मैं टिक करूं वही वही क्वेश्चंस हैं जो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। और देखो, और कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं होमवर्क लिख रहा हूं, जिन जिन क्वेश्चंस पे वो क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। एक ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग खुद से करने की सॉल्व कर कोशिश करना, है ना। ये भी हो जाएगा। आज आपको खूब सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, क्योंकि इस पे जितना आप लोग ट्राई करोगे ना, जितना आप लोग ट्राई करोगे उतना ही ज्यादा सीखोगे, है ना। जितना आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही ज्यादा सीखोगे, उतना ही ज्यादा सीखोगे। और देखो, ये वाला जेई जेई का क्वेश्चन है, IIT जेई 2012 का क्वेश्चन है, इसको आप लोग करना होमवर्क में, है ना। इसको भी आप लोग कर लेना होमवर्क में। ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मतलब ऐसा IUPAC नेमिंग ना बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बहुत ही आसान सा। ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग निपटा देना, ठीक है। और इसको भी निपटा देना फिर, ठीक है। ये भी कर लेना। और हाँ, ये वाला क्वेश्चन है, ये भी कर लेना, ठीक है। और हाँ, ये भी कर ही लेना, फिर इतने सारे करोगे तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। बस, और बाकी जो होमवर्क है वो ये वाला तुम्हारे सामने ही है, ठीक है। ये वाला मॉड्यूल से आपका होमवर्क है, आपके सामने लिखे हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज के। ये वाले क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर सकते हो अगर आप इस समय सॉल्व करना चाहो। फिर उसके बाद आप लोगों को जो क्लास में दिया है ये वाला होमवर्क खुद से करके लाना है, ठीक है ना।
ये खुद से करके लाना है, तभी काम बनेगा, है ना, वरना काम नहीं चलेगा। खुद से मेहनत करोगे। अगली क्लास में इतना टाइम नहीं करूंगा मैं, इतना टाइम नहीं लगाऊंगा जितना आज वाली क्लास में लगा ना। कुछ जो नए एग्जांपल्स है उन्हीं पे टाइम लगाऊंगा, इन एग्जांपल्स पे ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, फटाफट से मैं सॉल्व कर दूंगा, सिर्फ चेक करवाऊंगा, ठीक है ना। और ये वाले जो पोल वाले क्वेश्चन खटाखट से पोल दे दूंगा मैं, पहले ही बोल रहा हूं, उसमें टाइम आपको नहीं दूंगा फिर लिखने का। साथ में आपको बढ़िया ढंग से रिवाइज करके आना है ना। ये चीज आप लोग करनी है। और मॉड्यूल आपको मैंने दे दिया, ये एक्सरसाइज 1 मॉड्यूल के क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये आप लोग एक बार दिल लगा के जी जान से ये वाले क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या, वर्नर थ्योरी पढ़ेंगे बेटा, है ना। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्नर्स थ्योरी पढ़ेंगे, जो कि इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। चलिए फिर खत्म करें क्लास, ठीक है दादा, खत्म करें आज के लिए, बस इतना ही। हाँ डीपीपी भी तो है, अरे भाई होमवर्क में डीपीपी भी है, डीपीपी भी है, डीपीपी 2 मिलेगी शायद आपको, 2 या 3 जो भी है, मतलब जो भी आपको मिले, है ना, वो डीपीपी कर लेना, 2 मिले 3 मिले जो भी मिले वो आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए बेटा बस इतना ही करेंगे। अब आपसे मुलाकात होगी वापस अगले सेशन में कल। तब तक के लिए सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और ज्यादा पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि काम तो पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।